हॅलो एवरीवन, कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? तो बेटा माझं नाव आहे फरहान, मी आहे तुमचे केमिस्ट्री टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है सब्सटेंस इन कॉमन यूज। तो हम शुरू कर चुके हैं हमारा यथार्थ बैच, आपको पता ही है। यहाँ पे वन शॉट में सारे के सारे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, यानी पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो वन शॉट में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, बेसिकली ये कौन सा चैप्टर है? ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, उनके केमिकल फॉर्मूला, केमिकल यूज, उनका एप्लीकेशंस क्या होता है, वो बनते कैसे हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन ये सारे वो चीजें हैं जो हमारे आसपास आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ये कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब, जरा देख लो एक जल्दी से। इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, है ना। अब सॉल्ट मतलब सिर्फ नमक नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, अगेन सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको पता होगा, ये कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लोग NaCl भी कहते हैं, है ना, ये आपको पता होगा। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। अब ये सारे जो नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये सब आपके घर में मिल जाएंगे आपको। ये सब कहाँ मिलेंगे? आपके घर में। अब दिखने के लिए केमिकल नेम है, बट आप अगर आप मम्मी को पूछोगे तो मम्मी बता देगी ये क्या है, ठीक है। अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे ये घर के अंदर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्रिस्टल्स वाले सॉल्ट की, फिर सोप, ये भी आपके घर में है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ केमिकल सब्सटेंस जो हमारे डे टू डे लाइफ में होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड। ये हमारे बहुत ही कॉमनली हमारे घर में देखने के लिए मिलता है, सबको पता है। कोई ऐसा है जिसने नमक नहीं खाया, है ना? सबने नमक तो खाया ही होगा, या नमक देखा तो होगा एटलीस्ट, ठीक है। खाते भी हैं सब लोग। तो ये है वो कॉमन सॉल्ट, है ना, व्हाइट कलर का होता है। केमिस्ट्री में इसको कलरलेस कहते हैं ना, ये व्हाइट जो कलर होता है बेसिकली कलरलेस कहलाता है। यहाँ पे रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट आप देख सकते हैं, ये जैसे कि आपने सुना होगा हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ऐसे। तो ये बेसिकली पत्थर के टुकड़े जैसे होते हैं, लेकिन ये सॉल्ट है बेसिकली, ओके। तो ये हमारे पास दो प्रकार के यहाँ पे आपको नमक दिख रहे हैं, दोनों नमक ही, दोनों NaCl ही है, ठीक है। तो पिक्चर का मतलब ये है दिखाने का कि आपको ये समझ में आ जाए हमारे घर में ये कहाँ मिलेगा। सो ये NaCl है, केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड देख के ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या नया चीज है, ये नमक ही है। हमारे घर में पाया जाने वाला जो नमक होता है उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब उसके बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो सबसे पहला है कि ये कलरलेस होता है, जैसे मैंने बताया व्हाइट को हम कलरलेस कहते हैं। तो कलरलेस है मतलब बेसिकली व्हाइट कलर का है ये। एंड क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसके क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल मतलब थोड़ा सा दाने दाने टाइप का, है ना, जैसे शक्कर के होते हैं, नमक में होते हैं, इसको क्रिस्टल कहते हैं, ओके। सो कैसा है ये? हमारे नमक की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में है, और ये आयनिक कंपाउंड है। अब जिन बच्चों को आयनिक कंपाउंड नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, आयनिक कंपाउंड बेसिकली आयन से बनते हैं, ठीक है। आयन से बनते हैं, और आयन्स क्या होते हैं? कैटायंस, एनायंस, इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसके पहले वाले जो हमने लेक्चर किए थे उसमें आपको ये बात पता चल गई होगी। अगर नहीं पता तो आप वो लेक्चर जाके एक बार रेफर कर सकते हैं, जैसे और डिटेल में कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स ये सब कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयन से बनते हैं। आयन्स चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और एटम के ऊपर जब कोई चार्ज आ जाता है तो उसे हम लोग आयन कहते हैं, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड किससे बनेंगे? आयन से बनेंगे। तो ये कैसे बनता है? सोडियम Na+ और Cl-, है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों आयन से, इन दोनों से मिलने के बाद इन दोनों का ऐसा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। बढ़िया, अभी तक ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, है ना, वरना तुम बोलोगे सर आपने कैसा लिखा, ये ऐसा। अब बढ़िया, ओके, चलो। देर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टल क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टल, इसको हम डिटेल में और भी समझेंगे, बट अभी के लिए पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते किसको। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसे कहते हैं जिसकी वजह से, ऐसा पानी जिसकी वजह से क्रिस्टल क्रिस्टल है। मतलब अगर क्रिस्टल में से पानी निकाल दिया जाए तो क्रिस्टल डिफॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, है ना, एग्जाम्पल से बात समझेंगे। जैसे हमारे पास होता है शुगर, ठीक है, शक्कर। अगर आप शक्कर को ले लो और एक पैन में रख के, है ना, एक पैन ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन ले लो, बेसिकली एक बर्तन लेना है, गैस पे रखना है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब हमने क्या किया? ये हमारे पास शुगर है, शक्कर है। अब हम इस शक्कर को क्या करेंगे? इस शक्कर को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। अब जैसे हम हीट करते हैं तो आपको पता है क्या होता है? शक्कर बेसिकली ऐसे मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे मेल्ट हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे मैंने शक्कर को गर्म किया उसके अंदर का पानी बाहर चला गया,
अब शक्कर के अंदर का पानी बाहर निकल गया तो शक्कर का शेप भी खराब हो गया। तो ये शक्कर के अंदर जो पानी था वो बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, कि इस पानी की वजह से शक्कर शक्कर में प्रॉपर एक शेप था। शक्कर शक्कर का जो शेप में था ना, वो बिकॉज ऑफ दैट वाटर था, और वो उसी वाटर को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर शक्कर में से वो पानी निकाल दिया तो शक्कर ऐसे, लेकिन लेकिन नमक के अंदर ऐसा कोई पानी नहीं होता। सो नमक के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, मतलब ऐसा कोई पानी नहीं है जो नमक को नमक जैसा शेप दे। समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो हमारे पास शक्कर है, शक्कर का समझो ऐसा एक क्रिस्टल है। अब ये इसके अंदर से जैसे मैं पानी निकाल दूंगा तो ये ऐसे मेल्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे मेल्ट हो गया, इसकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन नमक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आप नमक को कितना भी हीट करेंगे तो ऐसा कुछ डिफॉर्म नहीं होगा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा कर दोगे, 800 डिग्री सेल्सियस तक कर दोगे, तब फिर वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, पर बहुत 800 तो बहुत होता है ना। चले आगे, चलो अब और एक चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो तो अब हम यहां पे आ जाते हैं, जो हमारा पहला वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कैसा होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, और इसमें नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मतलब यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और ये कैसा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में है ना। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब एक क्रिस्टल के फॉर्म में है, एक दाने जैसे शक्कर का दाना होता है, नमक का दाना होता है, तो वो क्रिस्टल कहलाता है। तो वैसे क्रिस्टल के फॉर्म में, लेकिन इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं, जैसे शक्कर में होता है। ओके, समझ में आया? इट इज न्यूट्रल सॉल्ट, ये न्यूट्रल होता है, मतलब ये एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। अब एसिडिक बेसिक तो आपको पता होगा है ना, इससे पहले वाले क्लासेस में जहां पे आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था, तो वहां पे ये चीज आपने देखी होगी कि कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट होते हैं, है ना। उसमें हमने देखा भी था, कुछ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है और ये सॉल्टी है टेस्ट में। अब यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी इसलिए भी था कि ये सॉल्टी है टेस्ट में, क्योंकि हर सारे के सारे सॉल्ट सॉल्टी नहीं होते। ठीक है, मतलब कोई भी आप सॉल्ट उठाओगे और वो सॉल्टी लगेगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये है वो, ये है सॉल्टी, बट सारे के सारे सॉल्ट सॉल्टी होंगे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ऐसा हमेशा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एसिड तो खट्टा होता है और बेस तो बिटर होता है, कड़वा होता है, और तो सॉल्ट कैसे होंगे, सॉल्टी होंगे, ऐसा नहीं है। तो सॉल्ट सॉल्टी होंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला है। ओके, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक Na2CO एंड NaHCO3। अब भाई साहब ये जो लिखे हैं भारी भरकम से वर्ड, इसका क्या है मतलब, इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, यहां पे 3 आएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो ये जो H लिखा हुआ है ना, इसके दो मतलब होते हैं, या तो आप इसको हाइड्रोजन पढ़ लो, क्या बोलोगे, या तो आप इसको हाइड्रोजन पढ़ दो या फिर उसको बाई पढ़ लो, बाई, है ना, काम वाली बाई नहीं, है ना, ये बाई है, BI। ठीक है, तो ये इसको कैसे पढ़ोगे, सोडियम कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट कहलाता है। कहीं पर भी CO3 दिख जाए तो बोलना कार्बोनेट। ठीक है, Na तो पता ही है, NaCl अभी पढ़ा था, ये तो सोडियम है। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ो, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ो, बात तो एक ही है। कहीं पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिखेगा तो घबराना नहीं है, बोलना यही चीज है, और कहीं पर सोडियम बाइकार्बोनेट दिखेगा तो भी यही चीज है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कहीं पर बाई और कहीं पर हाइड्रोजन ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो, तो हमें यह बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए नमक का हम इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइन। अब देखो यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोरीन। ये सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पे लिखा है, तो ये तो आपको पता है ये क्या है, ये तो नमक है ना भाई। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये तो NaCl ही होगा ना, तो ये तो NaCl हो गया, लेकिन हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें। अब आपको ये बात पता है, आयनिक कंपाउंड NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है ना। तो अब इसमें कहां से हो रही है फिर, आए समझ में? ये क्या है, अभी देखा ना आपने, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास तो नहीं होती, तो फिर यहां से कैसे होगी। तो आपको ये समझना है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन अगर वो लिक्विड या एक्वस सोल्यूशन में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर एक्वस सोल्यूशन उसका बना दिया, तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फिर पास भी हो जाती है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या किया हमने, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन लिखा हुआ, देखो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन बनाया है ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेसिकली हम क्या करते हैं, नमक के अंदर पानी डालते हैं, सिंपल सी भाषा में क्या करेंगे, नमक में पानी डाल दें, काम खत्म।
तो नमक में पानी डाला, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। अब इलेक्ट्रिसिटी के पास कैसे करोगे, दो वायर लो जिसको सॉकेट में ऐसे घुसाया हो और उसमें डाल दो, है ना। ऐसे ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट एसी करंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं। मतलब आप बैटरी वैटरी यूज कर सकते हो, सेल यूज कर सकते हो, थोड़ा डेंजरस कम रहता है। आप डायरेक्ट 400 वो 240 वोल्ट का डालोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। क्या करना अपने को, थोड़ा करंट को कम रखना है, नहीं तो फिर हाँ झिंगा लाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा झिंगा लाला। ठीक है, तो क्या करना है, हमें नमक का पानी लेना। ये सोल्यूशन क्या है, बेसिकली नमक का पानी है। नमक में पानी में नमक डाल दो तो ये सोल्यूशन बन जाएगा। इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो होता ये है भाई साहब कि देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है पानी में H2O और नमक में क्या होता है NaCl, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जब दोनों इसके दोनों मिल जाते हैं, है ना, ये पानी है और ये नमक है, दोनों को मिला दो तो क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जब पास करोगे तो ये हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये NaCl ये दोनों अलग अलग टुकड़े में टूट जाते हैं, ये बेसिकली इनके इनके आयंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है उसका और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाती है एट दी कैथोड। कैथोड से निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अब आपको अगर कैथोड एनोड थोड़ा सा अंदाजा तो होगा, अगर नहीं है तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ। अब देखो क्या होता है, अगर थोड़ा सा आपको अंदाजा नहीं है तो मैं आपको एक सेटअप ही दिखा देता हूँ। कहाँ गया सेटअप हमारा, सेटअप सेटअप सेटअप, ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो वही एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने देख रहे थे ना, ये देखो ये NaCl है, ये H2O है, ठीक है, ये H2O है, ठीक है, एरो यहाँ पे आएगा। सो NaCl और H2O है। अब इसमें क्या हुआ है देखो ध्यान से, एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक जगह नेगेटिव लिखा रहता है और एक जगह पॉजिटिव लिखा रहता है। तो जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उससे आप जो भी वायर बेसिकली पानी में डालोगे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कैथोड। और जो पॉजिटिव वाला डालोगे वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा एनोड। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो कैथोड और एनोड, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस कहां पे जाएगी, कैथोड पर, और यहाँ पे एनोड पे आपको क्या मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है, ठीक है। ये देखो Cl माइनस जो है वो एनोड की तरफ जा रहा है और ये OH नेगेटिव है। बेसिकली यहाँ पे टुकड़ा क्या हो गया, ये Cl गैस अलग हो गई, H2 अलग, NOH, ये सब कुछ रिएक्शन के बाद हो रहा है। ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है ना, कहाँ पढ़ा हुआ है, पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अगर वो चैप्टर पढ़ के आप यहाँ पे आए हो तब ये आराम से आपको देख के समझ में आ गया होगा, यार ये तो मुझे पता है। नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा यार ये क्या है डब्बा, इसमें पानी क्यों है, ये वायर क्यों है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन होगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, एक बार वो इलेक्ट्रोलाइस वाला इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो देख लो। ये इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, नमक और पानी को डाला, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन गैस, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस बनी और यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है। ये है यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आगे चलें, अब चलें आगे, देखो उसके बाद लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। तो यहां से क्लोरीन गैस बनाने के लिए हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं। क्लोरीन गैस अगर आपको बनानी है ना, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, इससे क्लोरीन गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगी। तो इन दिस मेथड एन इंपॉर्टेंट बेसिक कंपाउंड NaOH इज फॉर्म्ड इन द सेल। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन रहा है जिसको NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी और यूजेस थे किसके, नमक के बारे में, ठीक है। चले आगे, इजी है ना अब तक तो। चलिए साहब, कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस और बचे। व्हेन सॉल्ट इज हीटेड टू द हाई टेम्परेचर अबाउट 800, देखो मैंने ये बोला था ना 800 डिग्री तक अगर आप नमक को गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द फ्यूज स्टेट। फ्यूज स्टेट का मतलब होता है जब कोई चीज मेल्ट हो जाती है ना तो उसको फ्यूज्ड बोलते हैं, ये फ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये फ्यूज स्टेट कौन सी हो गई, जब हम 800 पे लेके जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, सॉल्ट को आप गर्म करोगे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इतना गर्म करो कि 800 डिग्री सेल्सियस तक लेके चले जाओ तब वो बेचारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूज स्टेट। और व्हेन फ्यूज सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज। अब देखो इलेक्ट्रोलाइज के लिए हमने क्या किया था, पहले हमने तो बस क्या लिया था, नमक लिया था और साथ में उसमें पानी डाल दिया था, पहले तो ये किया था हमने। और इसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो पास हो गई थी। अब भी वो क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं आप नमक ले लो, नमक को कहां तक गर्म करना, 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, अगेन क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड एंड लिक्विड सोडियम मेटल एट द कैथोड, ये आपको मिलेगा। मतलब अब क्या होगा, यहां से NaCl को हमने हीट किया 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां से Na और Cl अलग अलग
हो जाते हैं। तो एक जगह पे आपको Na मिल जाएगा और एक जगह पे Cl, ठीक है। तो क्लोरीन गैस अगेन कहाँ मिलेगी, एनोड पर, और जो लिक्विड सोडियम है मेटल वो आपको कैथोड पर मिल जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि सोडियम एक मेटल है और मेटल जो है वो प्लस चार्ज वाले होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो जो प्लस चार्ज वाले हैं वो कहां जाएंगे, वो कहां जाएंगे, कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव होगा। देखो अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से दिखा देता हूं, कैथोड कैसा है, ये देखो नेगेटिव। तो वो कैसा था, Na कैसा था, Na तो पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, वो तो नेगेटिव के पास जाएगा, ऐसा होता है ना। और क्लोरीन कैसा है, देखो यहाँ पे क्लोरीन अगेन एनोड के पास जाएगा, तो वहां पर भी हमने वही पढ़ा, वहां पर भी हमने यही चीज पढ़ी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो आप आराम से रिलैक्स होकर आराम से इसको समझते जाओ क्या 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 लिखा है, और फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे मैंने कहा कि ये बाई वर्ड जो है ना, ये बाई वर्ड जो आप देख रहे हो, इसमें दो चीजें हैं, या तो हाइड्रोजन के लिए आएगा, या तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा या तो बाई होगा, ये दो चीजें हो सकती है। तो देखो बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, है ना, इसमें H लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बात तो एक ही है। इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, मम्मी को पूछोगे बता देंगी। तो मम्मी जब तुम्हारे घर पे ढोकला बनता होगा या कभी ऐसा ब्रेड या केक बनता होगा, भजे तो बनती ही होंगी, है ना, इनमें से कुछ भी अगर आपके घर में बन रहा है तो उसमें मम्मी कई बार क्या डालती है, सोडा डालती है, इससे फ्लफीनेस आता है, ऐसे फूल जाता है, फूक जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये आप देखो पकौड़े जो हैं, भजे जो हैं, वो कैसे मोटे मोटे हो गए ना, ये ढोकला कैसे देखो स्पंजी हो गया, ऐसे बड़ा, ऐसा क्यों हुआ, इसके अंदर हमने सोडा डाला है। तो सोडा डालने की वजह से ऐसा हुआ है कि इसके अंदर फ्लफीनेस आया है। ये ब्रेड जो है ऐसा फूक गया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाला है, सोडा। ये सोडा जो है, जिसको हम सोडा घर में बोलते हैं सोडा, सोडा वो बेकिंग सोडा है। दो प्रकार के सोडे होते हैं, एक वॉशिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा, दोनों हमारे घर में है। हम मम्मी को पूछो बेकिंग सोडा व्हाइट कलर का होता है, नहीं तो ऐसा देख लो, ये यही चीज है, वो व्हाइट व्हाइट कलर का है, ओके। अब इसके कुछ आगे इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है यहां पे, ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्ट लिटमस पेपर। मॉइस्ट लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर बेसिकली एक पेपर होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। यानी कि अगर मुझे यह पता लगाना है कि कोई चीज एसिडिक नेचर की है, मतलब उसके अंदर एसिडिक नेचर है या उसके अंदर बेसिक नेचर है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि एसिडिक और बेसिक क्या होते हैं। तो ये पता कैसे लगाएगा, ये लिटमस पेपर की मदद से पता लगाया जाता है ना। तो अगर मेरे पास ब्लू पेपर है, ठीक है, और ब्लू पेपर को किसी सोल्यूशन में डिप किया और वो रेड कलर का हो गया, इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक नेचर का है। और अगर मेरे पास रेड पेपर है और रेड को ब्लू में मैंने डिप किया, तो क्या हो गया उससे, वो अगर ब्लू हो गया तो समझो बेसिक नेचर का है, ठीक है। और आप बोलेंगे सर रेड, अगर रेड रेड ही रहा तो, सो रेड अगर रेड ही है इसका मतलब वो एसिडिक ही है, क्योंकि ब्लू रेड होता है, रेड का कलर ऐसा नहीं है कि एसिड में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो पेपर होते हैं बेसिकली, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। रेड को आप किसी भी बेसिक चीज में डालो, है ना, जो बेसिक नेचर की हो। बेसिक नेचर किसे कहते हैं, बेसिक नेचर उसे कहते हैं, एक पीएच लेवल होता है। अब पीएच लेवल क्या होता है, ये सब कुछ हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा है, इसलिए वहां पे अगर आप थोड़ा पढ़ के आओगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसा समझ लो कि किसी भी चीज को अगर हमें एसिडिक है या बेसिक है ये जानना है, तो हमारे पास एक पेपर होता है जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, एक रेड कलर का होगा और एक ब्लू कलर का होगा। मान लो किसी भी सोल्यूशन में आपने ब्लू डाला और वो रेड हो गया, इसका मतलब क्या है, ब्लू अगर रेड हुआ तो एसिडिक, और रेड अगर ब्लू हो गया तो बेसिक, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे लिखा है कि इट इज यूज टू मेक ब्रेड, केक, ढोकला, है ना, ये सब चीजें बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली है सोडियम बाइकार्बोनेट। बीइंग बेसिक इन नेचर, देखो इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का है। इट इज यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी इन द स्टमक। तो अगर आपने कभी बहुत ज्यादा खाना खा लिया, आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, ऐसा तो सुना होगा आपने, घर में किसी ना किसी को तो एसिडिटी होती रहती है, तुमको नहीं होती, मम्मी को, पापा को, किसी ना किसी को होती है ना, बड़े लोग जो होते हैं उनको हो जाती है। तो अब एसिडिटी अगर हो गई तो क्या करेंगे, तो ये क्योंकि हमारे पास ये नेचर कैसा है, इसका बेसिक नेचर है। अब आपको पता है बेसिक वाला चीज एसिड के साथ मिला दो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, पूरा इफेक्ट नल हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है। मतलब पेट में बहुत ज्यादा एसिड है, थोड़ा बेस डाल दो तो खत्म, एसिड में एसिड डालोगे तो और बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या करना है,
जब कोई चीज जैसे पेट में एसिडिटी है, थोड़ा बेसिक नेचर का कुछ चीज खा लो तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक नेचर का सोडा होता है, पेट में अंदर हमारे स्टमक में क्या है, एसिडिटी हो गई है, थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस CO2 इन द फायर एक्सटिंग्विशर। आगे अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आग बुझाने का जो काम आता है आते हैं, उसमें हम यही यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक एसिड यूज किया जाता है H2SO4। इन दोनों का रिएक्शन से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आप उसको दबाते हो ना फायर एक्सटिंग्विशर को, तो जो निकलता है वो CO2 गैस निकलती है, और उसी गैस से वो आग बुझ जाती है। ठीक है, सिंपल है ना। चलो, अब सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस, ये हमने पढ़ लिया। बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू क्लीन एन ओवन। तो ओवन को घर में अगर किसी के होगा, ओवन हमारे घर में होता है ना, तो अगर ओवन आपके घर में है, उसको क्लीन करने के लिए हम ये वाला बेकिंग सोडा यूज करते हैं। ओके, चलो अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आ जाओ। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ये जनरली बारिश के समय में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसको हमारे जो फ्लोर होता है या हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड होते हैं वहां पे हम इसको डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एल्गे वेल्गे आता है, तो ऐसा ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें से तेज स्मेल आता है। अगर किसी ने देखा होगा तो ब्लीचिंग पाउडर ऐसे व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का है, और इसमें से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, इसका स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जनरली हम कहाँ, जहाँ पे बारिश के समय वो ग्रीन ग्रीन नहीं हो जाता फ्लोर पे, तो उस पर डाल देते हैं, उससे ये वो मर जाता है। वो बेसिकली एक प्लांट जैसा है, वो मर जाता है। कैसे बनता है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। अभी आप शो ऑफ कर सकते हैं अपने फ्रेंड के सामने, क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर, है ना। जैसे ही वहां पे घर में मम्मी बोलती है खाने का सोडा चाहिए, तो खाने वाला सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में अगर हम CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम इसकी ब्लीचिंग पाउडर में या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक लाइम, है ना, वही चीज होती है। और साथ में Cl2 मतलब क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस ऐड की जाए, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड NH2O। और यही हमारा बेसिकली क्या है, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है जो हमें यूज करना है। ठीक है, ये इस तरह का रिएक्शंस आपको दिखाए गए हैं समझाने के लिए ये बन कैसे रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम, अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें आप Cl2 ऐड कर दो। जैसे Cl2 ऐड करोगे तो क्या बन जाए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, और साथ में कुछ पानी होगा, पानी निकाल दो, ये मिल गया आपको काम का चीज। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा लाइम वाटर। लाइम वाटर पढ़ा, लाइम वाटर में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये वही वाला चीज है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। ओके, चलो इसके बारे में कुछ और पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, आओ। प्रॉपर्टी एंड यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश व्हाइट। देखो येलोइश तो नहीं होता है ना, व्हाइट तो होता है। ठीक है, येलोइश व्हाइट नहीं होता, आप देखोगे तो नॉर्मली व्हाइट कलर का ही मिलेगा। तो कैसा होता है, ये पाउडर होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड, मतलब पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो पाउडर बेसिकली सॉलिड में ही आते हैं। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो अभी हमने देखा CaOCl2, है ना। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ओडर ऑफ क्लोरीन गैस। मैंने कहा ना, इसका स्मेल बहुत एकदम तेज आता है। अगर आपके आसपास कहीं पर ये पाउडर किसी ने डाल दिया है तो आपको फील हो जाएगा कि कुछ तो है यहां पर, इतना तेज आता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर द डिसइंफेक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि ये डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो उसको मार सकता है। एट द वर्क एंड द वाटर इन द स्विमिंग पूल, तो अगर आप स्विमिंग पूल में जाओगे तो कई बार ये ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो उसका बहुत टाइम तक उसका स्मेल नहीं जाता है। पानी में आप जाओगे फिर भी आपको वो क्लोरीन का स्मेल आता रहता है। ठीक है, तो कभी आप अगर स्विमिंग पूल में जाओगे तो आपको शायद ये एक्सपीरियंस करने के लिए मिल सकता है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ, तो कपड़ों का ब्लीच करने के लिए भी इसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है, यूजेस हैं जो हमने देखे। ठीक है, तो थ्योरी, जैसे मैंने कहा चैप्टर में बहुत सारा सा थ्योरी है, वही हम पढ़ रहे हैं। कुछ और यहां पर देखो उसके एप्लीकेशन है। इट इज यूज फॉर द डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड एंड द गार्बेज साइड। देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे मान लो बहुत सारा कचरा कहीं पर पड़ा हुआ है, तो बहुत सारा कचरा अगर कहीं पड़ा है तो बहुत गंदी बदबू आती है। अब हम क्या करते हैं, हम जब उधर से गुजरते हैं ऐसे नाक बंद कर लेते हैं, अरे बाप रे बहुत कचरा है।
जब कचरे वाला आता है तो वो क्या करता है, पूरा कचरा कलेक्ट करता है और वहां पे एक पाउडर ऐसे डाल देता है। वो पाउडर क्या होता है, वो पाउडर यही होता है। इस पाउडर से क्या होता है, जो वहां के कुछ बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, जो जिसकी वजह से स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने की चीजों को डिकम्पोज करते हैं तो उससे बदबू आती है। अब वो बैक्टीरिया को ही मार देंगे तो वो बदबू जो आती है वो खत्म हो जाती है, और उससे डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन नहीं फैलता। अब किसी के हाथ पे वो गंदगी लग गई, कपड़े पे लग गया किसी पे, और फिर वो गलती से उसके मुंह के अंदर बॉडी में चला गया तो वो बीमार पड़ सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये करते हैं। Dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid reacts rapidly with bleaching powder to release chlorine gas completely। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करवाएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, Cl2 गैस और H2O। ठीक है, तो यहां से उनका कहना है कि अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है हमारा HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब यहाँ पे कोई एक ही लिया हुआ, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक नहीं लिया, लेकिन आप हाइड्रोक्लोरिक लेंगे तो भी रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, इनका कहना है कि अगर आप इन दोनों में से कोई एसिड लेंगे तो ये बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है। रैपिडली मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, एकदम रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ये रैपिडली रिएक्ट कर रहा है और क्या रिलीज कर रहा है, क्लोरीन गैस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको बताया गया कि अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है उसमें एसिड डाल दोगे तो क्लोरीन गैस बहुत तेजी से निकलेगी, और क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा इजीली आप इनहेल नहीं कर पाओगे, आपको बहुत तकलीफ होने लगी है ना, उसके स्मेल अच्छी नहीं होती। ओके, तो अवॉइड करना चाहिए वो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड reacts slowly with carbon dioxide to form calcium carbonate and chlorine। तो एक तो फास्ट रिएक्शन दे दिया, एक हमारे पास स्लो रिएक्शन दे दिया। अगर हम CaCO यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्लोरीन गैस बनेगी। ये दो चीजें, लेकिन यहां पे रिएक्शन कैसा होगा, स्लोली होगा। यहां पे क्या हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। और फाइनली हमें क्या मिला दोनों केस में, क्लोरीन गैस यानी Cl2। ओके, चले आगे। अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो एक बेकिंग सोडा होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है, तो ये वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट, बस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, जब भी कहीं पे CO3 ये देखो तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बोनेट। देखो CO3 दिख रहा है यहां पर, ये देखो CO3 किसके साथ लगा, सोडियम का, तो सोडियम कार्बोनेट। सिंपल है ना, ऐसे धीरे धीरे सीखो। ओके, चलो अब आगे आ जाओ। ये है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, MgCl2। अब इसका रिएक्शन करवाया है हमने Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों का रिएक्शन जब हुआ तो क्या बना, ये देखो अगेन यहाँ पे अब आप पहचान जाओगे, ये क्या है, CO3 मतलब ये क्या, कार्बोनेट, और साथ में क्या, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना और बनेगा NaCl। ठीक है, ये रिएक्शन यहां पर दिया है, और इस रिएक्शन के बाद नीचे क्या लिखा है, यहां पे Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला आप जो देख रहे हैं, व्हाइट पाउडर वॉशिंग सोडा। ठीक है, व्हाइट पाउडर वॉशिंग सोडा, यहां पे 10 H2 है, यहां पे H2 नहीं है, या 10 नहीं है, ये नंबर 10 नहीं है, वहां पे नंबर 10 है, यहां पे नंबर 10 नहीं। इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर कम हो गया। मतलब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था कि यहां पे जो वॉशिंग सोडा आप देख रहे हो वो कैसे था, 10H2O का था, और अगर आप रिएक्शन में आगे देखोगे तो क्या हुआ है, Na2CO3.H2O, मतलब यहां से अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया, कम हो गया। तो अब क्या किया होगा हमने यहां पर, भाई पानी को निकालना है तो हीट करना पड़ेगा। पानी को निकालना है तो हमने यहां पे क्या किया, हीट कर दिया, और हीट करने की वजह से हमें फाइनली क्या मिला, हीट करने की वजह से हमें फाइनली हमें जो चाहिए था वो मिल गया। ओके, इजी है ना। तो ये आप देख सकते हैं उसका पिक्चर, ये जो है हमारा, ये है हमारा वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा कहां पे यूज होगा बोलो, अब सिंपल सी बात है, लिखा भी हुआ है। वॉशिंग मतलब क्या, अरे भाई वॉशिंग मतलब क्या, वॉशिंग मतलब होगा जहां कपड़े धोने का काम होगा, बेसिकली वहां पर धोने के काम आएगा। मतलब कपड़े ही धोना ऐसा जरूरी नहीं है, बट धोने के काम में आने वाला है। ठीक है, धोने का। अब हमारा जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं वो बेसिकली उसके अंदर क्या पाया जा सकता है, वॉशिंग सोडा इजीली आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, कुछ प्रॉपर्टीज यूजेस हैं वो भी देख लेते हैं, है ना। तो अगेन मैं फिर से आपको बोलता हूं, इन बिटवीन
कि यहाँ पे बहुत सारी थियरी है, तो अगर आप बीच बीच में कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा थियरी चल रही है तो आप बस सुनते रहो, है ना। ये सारी चीज़ें नोट्स के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी, तो अगर आप ये उठा के लिखते हो पॉइंट वाइज तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। तो कभी एग्जाम में आया कि वॉशिंग सोडा का यूजेस बताइए, प्रॉपर्टी बताइए, तो आप यहाँ से उठा के लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। चलो, तो वॉशिंग सोडा बेटा कैसा होता है? वॉशिंग सोडा होता है व्हाइटिश, है ना, जैसे अभी हमने देखा कि व्हाइट कलर का होता है और ओडरलेस होता है। ये ओडरलेस पाउडर है, मतलब इसके अंदर कोई भी ओडर यानी स्मेल नहीं आती, कोई गंदी स्मेल नहीं आती। एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे आप देखोगे तो इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं देखने के लिए मिलेगी। मतलब आप देखोगे तो ये कोई कोई जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है आसपास, कोई स्मेल आती है? नहीं। CO2 कोई स्मेल आती है? नहीं। तो ऐसे ही ये जो भाई साहब है वॉशिंग सोडा, अगर रूम टेम्परेचर पर है तो व्हाइटिश कलर के होंगे और इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। दूसरा है लिटमस हैज ब्लू कलर इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। तो देखो एक्वस सोल्यूशन में जो लिटमस पेपर होता है वो हमें ब्लू कलर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है? एक बेसिक नेचर का है। कैसा नेचर है इनका? बेसिक नेचर। क्यों ऐसा हमें पता चला? क्योंकि लिटमस पेपर यहां पर ब्लू हो गया। रेड लिटमस पेपर होगा वही तो ब्लू होगा। ब्लू तो ब्लू नहीं होगा, ब्लू तो पहले से ब्लू है। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो रहा है इसका मतलब ये बेसिक नेचर का है। और क्या पाउडर में हम लिटमस पेपर डालेंगे तो काम करेगा? नहीं, हमें एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी होता है, मतलब पानी के अंदर ये पाउडर डाल दो, बन गया एक्वस सोल्यूशन। पानी के अंदर क्या करना है? ये जो हमारे पास पाउडर है, ये वॉशिंग सोडा, तो पानी लो थोड़ा सा और उसमें पाउडर डाल दो, मिक्स करो और लिटमस पेपर को डाल के देखो तो कैसा आएगा? ब्लू कलर आएगा। ओके, इट इज हाइड्रोस्कोपिक, दैट इज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, ये क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, मतलब अगर हम क्या करें, इसको हवा में से खुला छोड़ दे तो क्या होगा? यहां पे लिखा है कि इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब आसपास का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आप देखोगे कि ये कैसा हो जाएगा? एकदम कड़क हो जाएगा। पहले तो पाउडर फॉर्म में है, इजीली ऐसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग है, लेकिन ऐसे खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर तो होता है। अरे भाई एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होता रहता है। हमारे आसपास जितना भी पानी है वो धीरे धीरे कहाँ ऊपर जाता रहता है, इवेपोरेशन होता रहा और एटमॉस्फेयर में जाता है। अब एटमॉस्फेयर में जो जा रहा है और हमारे आसपास अगर वॉशिंग सोडा ऐसा खोल के रख दिया तो क्या होगा? आसपास का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक। अब अगर हाइग्रोस्कोपिक, सॉरी, तो हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से क्या करेगा? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हम इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे तो इट इज यूज मेनली फॉर द वॉशिंग क्लोथ। जैसे मैंने बताया कपड़े धोने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट्स जो हमारे होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द ग्लास एंड द पेपर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। तो इसके एप्लीकेशन कहां पर है एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि एक तो कपड़ा धोने के लिए हम इसको यूज कर ही रहे हैं, दूसरा ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, जहां पे ग्लास बनता है, पेपर बनता है, वहां पे इसको यूज किया जा रहा है बेटा। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट, है ना, ये अब हमारे नेक्स्ट पार्ट आ गया। मतलब एक चैप्टर का जो पहला पड़ाव था वो पार हो चुका है, ये दूसरा पड़ाव है। अब यहां पे क्या है? यहां पे है क्रिस्टलाइन सॉल्ट। हम कौन से सॉल्ट की बात कर रहे हैं? जो क्रिस्टलाइन है। मैंने बताया क्रिस्टलाइन कौन से होते हैं? जो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। अब यहां पे कुछ नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम दिए जरा देख लेते हैं। पहला है एलम, इसको बोलते हैं एलम। इसका नाम क्या है? पोटाश एलम। ठीक है, पोटाश एलम। ये है बोरैक्स, ये है हमारा इप्सम सॉल्ट, फिर है हमारा बेरियम क्लोराइड और फिर सोडियम सल्फेट। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो सारे के सारे, अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको कुछ सॉल्ट दिखाया जा रहा है। 11वीं कक्षा में जाओगे, 12वीं में जाओगे तो वहां पे आपको ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये सॉल्ट का काम क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। अभी के लिए ये काफी बड़े बड़े से नाम हैं इनके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई आपको इसको केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछ लेगा, बट अभी से जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताया गया कि ये एलम है, पोटाश एलम, बोरैक्स। लेकिन अब आप सोचोगे यार ये सारे हैं लेकिन हमें हमें पढ़ना भी ज्यादा नहीं है और हमें पता भी नहीं चल रहा, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा देखने में। तो इसको मैं चाहता था कि आप देखो, तो देखो कैसे ये। अब देखो, अब आपको समझ में आया कि ये क्या है। आपको पता है ये फिटकरी है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन फिटकरी और मराठी में बोलते हैं तुरटी। ठीक है, मराठी में क्या बोलते हैं? तुरटी। तो वो है ये। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? जब कभी आपने देखो पुराने जो सलून होते थे उसमें वो आफ्टर शेव वाले स्प्रे नहीं होते थे। मतलब क्या होता था, वो शेव करते थे लोगों की, और शेव करने के बाद अगर कहीं कुछ कट जाए गलती से तो उस पर क्या करते थे, ये एक आफ्टर शेव जेल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो कुछ भी कट हुआ है तो वो सब ठीक हो जाता है।
पहले जमाने में पहले जमाने में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वो क्या करते थे, ये लेते थे और वैसे स्किन पे लगा देते थे। इससे क्या होता था, कहीं पर अगर कुछ कट है, कहीं पर अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उससे ठीक हो जाता था। तो देखो यहां पर उसके एप्लीकेशंस दिए हैं। पहला क्या है, नेचुरल रेमेडी फॉर पिंपल्स। तो अगर किसी को पिंपल्स आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऑब्वियसली डॉक्टर को पूछ के करना मेरे मुझसे पूछ के मत करना। वर्क्स एज अ नेचुरल डिओड्रेंट्स। आप डिओ लगाते हैं अंडर आर्म्स में जिससे पसीने की बदबू ना आए। तो अगर आपके पास मान लेते हैं डिओ नहीं है, तो आप ये लेके इसको सिर्फ इससे रब कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। अगर ये बैक्टीरिया, देखो बदबू क्यों आती है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर आपके अंडर आर्म्स में बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो बदबू नहीं आएगी। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली नेचुरल डिओड्रेंट्स का काम करता है। आप लगा लीजिए सॉरी, आप लगा लीजिए, बैक्टीरिया मर जाएंगे तो बदबू नहीं आएगी। यूजफुल फॉर आफ्टर शेव। जैसे मैंने बताया, शेविंग करने के बाद आप इसको लगा लीजिए, कहीं पे कट वगैरह हुआ है कुछ है तो आपको अच्छे से काम करेगा। ट्रीट्स कैंकर सोर्स, उसके बाद गेट्स रिड ऑफ एथलीट्स फुट, और ये है हेल्प्स टू प्यूरिफाई वाटर। तो ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो, ये सारी एप्लीकेशन हम करते हैं। एंकल फुट बेसिकली एक तरह का डिजीज होता है। एथलीट फुट जो है यहाँ पर, एथलीट फुट मतलब वो एक डिजीज का नाम है। तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से अगर कोई इश्यू है तो भाई एलम लगा लो, वो ठीक हो जाएगा। अभी एग्जैक्ट क्या है ये मैं भी नहीं बता सकता, ये बायो के लिए, बायो वाले बता सकते हैं आपको ज्यादा। और प्यूरिफाई वाटर मतलब ये होता है कि अगर कोई गंदा पानी है तो वो क्लीन हो सकता है, उसका यहाँ पे ज्यादा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर काफी गंदा पानी आप देख सकते हैं, काफी गंदा पानी है, पार्टिकल्स भी अंदर अंदर घूम रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने उसमें थोड़ा सा डाल दिया ये फिटकरी यानी त्रुटि त्रुटि। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे थोड़े टाइम के बाद हमने देखा तो हमें यह पता चला कि पानी धीरे 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 क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ठीक है, और पानी जैसे क्लीन हो रहा है, कुछ टाइम के बाद देखा तो पानी ऊपर का काफी ज्यादा क्लीन हो चुका है। देखो नीचे पूरी जो डस्ट थी, जो पूरा जो भी कुछ था, वो नीचे जाके ऐसे बैठ गया। पहले ये क्या घूम रहा था ऐसे, और अभी कहाँ गया, नीचे जाके बैठ गया। ठीक है, ऊपर का पानी कैसे हो गया, काफी क्लीन हो गया। तो ये हमारा वाटर को प्यूरिफाई करने का काम भी कर रहा है। ओके, इसी को हम लोग एलम कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एलम देख के ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये क्या है एलम। ठीक है, आया समझ में थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास है बोराक्स। अब ये बोराक्स क्या होता है भाई, है ना। अगेन जैसे मैंने बोला कि सर नाम से तो कुछ समझ में आएगा नहीं, केमिकल यूज हमने कभी किया नहीं, ज्यादा डिटेल में हमें है नहीं, तो चलो एप्लीकेशन देखते हैं जिससे कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, तो यहां पे है टीथ ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्ट्स, जो हमारे टीथ को ब्लीच करते हैं। अगर आपने देखा हो कई बार हमारे जो दांतों को साफ करते हैं, ब्लीच करते हैं, है ना, उसको जैसे येलोइश हो जाते हैं तो उसको व्हाइट करने के लिए हम लोग ब्लीच करवाते हैं। तो ब्लीचिंग जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कई बार पेस्ट होते हैं, पाउडर होते हैं, उसके अंदर ये बोरैक्स पाया जाता है। ठीक है, लॉन्ड्री बूस्टर्स, होम इंसुलेशन, हाउस होल्ड क्लीनिंग और पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े कॉकरोच इन सबको मारते हैं, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है। हाउस होल्ड क्लीनर, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज को हम क्लीन करते हैं हमारे घर में, जैसे कई बार वो होता है ना, जो किचन में हम लोग जो ऑयल वायल हो जाता है, ग्रीस हो जाता है, उसको हम क्लीन करते हैं। या फिर कहीं पर कोई डस्ट है, कहीं कुछ स्टेन्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीजों में भी क्या पाया जाता है, बोरैक्स पाया जा सकता है। आप अगर इसको चाहते हो कि ये मुझे देखने के लिए मिले, तो आप क्या करो, हमारे घर में जो प्रोडक्ट है उनके पीछे लेबल पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप लेबल पढ़ोगे तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है, व्हाइट कलर का होता है, और ये उसका क्रिस्टल फॉर्म है। ये कैसा है, उसका क्रिस्टल फॉर्म है। जैसे मैंने बताया, हम सारे वो सॉल्ट की बात करें जो क्रिस्टलाइन नेचर के हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट वाले हैं, तो ये भी क्रिस्टल फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल गया। यहाँ पे पाउडर है उसका, और कुछ और क्रिस्टल फॉर्म में है, जैसे कि इप्सम सॉल्ट। अब ये इप्सम सॉल्ट आपने देखा होगा, हम इसको कई बार प्लांट्स में भी डालते हैं। ठीक है, इप्सम सॉल्ट को, ये बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, जिसका जो हमारे सिलेबस में दिए गए थे। तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दिया जाए, जिससे आपको ये तो पता चल जाए कि ये एक्चुअली है क्या, ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सब क्रिस्टल फॉर्म में थे, है ना, सब क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिख जाएंगे, और उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आप समझोगे कि इनका यूज क्या है। अब आगे चलते हैं, सोप के बारे में बात करते हैं। अब सोप क्या होता है, किसी को बताने की जरूरत है, सबको पता सोप क्या है। तो सोप साबुन है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के साबुन होते हैं, अलग अलग ब्रांड के होते हैं। बनते किससे हैं, ये ऑयल या फैट, उन दोनों चीज से बनते हैं। देखो, व्हेन ऑयल और एनिमल फैट, ठीक है, ऑयल या एनिमल फैट इज बॉइल्ड, इसको बॉइल किया जाता है विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड एंड दीज सॉल्ट आर कॉल्ड एज सोप। क्या हो रहा है यहां पर,
एक रिएक्शन बताया। क्या रिएक्शन है? सबसे पहले ये बताया कि या तो आप ऑयल या एनिमल फैट ले लो। क्या लेना है? या तो ऑयल या फिर एनिमल फैट। ओके, एनिमल फैट ये लिया हमने। ओके, अब इसको हमने क्या किया? बॉईल किया। इन दोनों को में से कोई भी एक लेके हमने क्या करना है? बॉईल करना है। बॉईल विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है NaOH और पोटेशियम होगा KOH। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लेना है। और लिखा है ना, और मतलब ये या तो वो। तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें लेके क्या करना है आपको? इन दोनों को क्या करना है? रख के बॉईल करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये सोल्यूशन ले लो इसका, और उसमें ऑयल या एनिमल फैट डाल के क्या करना है? बॉईल करो। अब बॉईल करने से क्या होगा? सोडियम या पोटेशियम, अगर आपने सोडियम लिया होगा तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम लिया होगा तो पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा। तो इसमें से सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड्स। और वही फैटी एसिड से बेसिकली क्या है हमारा? वही हमारा सोप है। उस सोप के अंदर हम फिर अलग अलग फ्लेवर डाल देते हैं, कुछ अच्छी खुशबू डाल देते हैं। जैसे लेमन डाल दिया तो कुछ नया फ्लेवर बन गया, चंदन डाल दिया तो चंदन का आ जाएगा खुशबू, नीम डाला तो नीम का खुशबू आ जाएगा। बस बाद में सोप तो सारे सेम ही काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली यही है सोप। ठीक है, तो अब आप अगली बार जब सोप से नहाओगे तो अब समझ जाना है कि सोप बेसिकली एक ही चीज है। अब उसके अंदर अलग अलग खुशबू, परफ्यूम, ग्लिसरीन ये सब ऐड करके उसको थोड़ा सा एडवांस बनाया जाता है। बाकी बेसिक तो स्ट्रक्चर यही है, बेसिक तो चीज यही है। ओके, ये था हमारा सोप। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक्चुअली होते क्या है? देखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, 9th जो है वो 10th से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम ये है कि 9th में टॉपिक ऐसे थोड़ा सा टच करवाते हैं और बाकी डिटेल बताते नहीं है। तो अगर किसी को ज्यादा जानना होगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसके आगे क्या, ये आधा ही क्यों है, ये पूरा क्यों नहीं बताया गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। बट जब आप 10वीं में जाते हो तो इसका एडवांस वर्जन आपको मिलता है। इनफैक्ट जब आप 11वीं में जाते हो तो आप 9th की बहुत सारी चीजें वहां पे देखते हो। लेकिन इशू ये है कि 9th से जब आप 11वीं में जाते हो तो बहुत गैप हो जाता है, तब तक आप भूल चुके होते हो। सो 9th में जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप ऐसे फोकस होके पढ़ो कि आपको चीजें समझनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें एग्जाम में आएंगी नहीं है। आपको जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की, उतना ये आपको हेल्प करेगा 11वीं में। 10वीं में यहां से बहुत कुछ नहीं आता। ये जो आप पढ़ रहे हो 10वीं में यहां से कुछ नहीं आता। 10वीं में बेसिक बेसिक चीजें आती है, जैसे कि आपको एटम पता होना चाहिए, आपको आयंस पता होना चाहिए, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिटेल में 10वीं में नहीं आएगा। 10वीं का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इजी है कंपैरेटिवली, 9 से काफी इजी है और बहुत क्रिस्प है। जो कुछ समझाया जाएगा पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, एक ही बार समझाया जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पे इंफॉर्मेशन दी तो है लेकिन थोड़ी 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 दी है। ठीक है, चलो, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो होते हैं जिसके अंदर रेडिएशन निकल रही है। अब रेडिएशन क्यों निकलती है, कैसे निकलती है? ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली ऐसा काम करते हैं, सारे तो ऐसा नहीं करते। अब वो ऐसा इसलिए करते हैं, कुछ अनस्टेबल से होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े अनस्टेबल। अब वो अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में बदलने के लिए वो अपनी रेडिएशन, अब देखो कैसे करते हैं, पहले वो देख लेते हैं फिर हम वहां पे चलते हैं कि कैसे ये अनस्टेबल होते हैं, फिर अनस्टेबल से स्टेबल कैसे बनते हैं, कैसे टूट जाते हैं, एटम टूट के छोटे बन जाते हैं, छोटे वाले एटम बड़े हो जाते हैं। तो होता यह है कि जो एटम बहुत छोटे होते हैं तो वो थोड़े से बड़े होकर स्टेबल होना चाहते हैं, या एकदम बहुत बड़े एटम हैं वो टूट के छोटे हो जाते हैं। तो दो चीजें होती हैं, तो एटम टूट के छोटे छोटे हो जाएंगे, या बहुत छोटे छोटे होंगे तो वो थोड़े बड़े बन जाएंगे। अल्टीमेटली एक रेंज में आना चाहते हैं वो, है ना। एकदम बहुत छोटे होंगे तो बड़े बनेंगे और बहुत बड़े होंगे तो छोटे। एक तो एक रेंज में आना चाहते हैं, मीडियम साइज में आना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसको कैसे। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से क्या निकलता है? यहां पे देखो एक सेटअप दिया है, ये है हमारा लेड ब्लॉक। ठीक है, लेड का ब्लॉक है, मतलब लेड क्या होता है? एक मटेरियल होता है, मेटल होता है, जिसको हम पीबी कहते हैं। ये लेड है। ठीक है, अब यहां से देख सकते हो आप, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जहां से आप देख सकते हैं कि एक रे आपको दिख रही है ना। एक स्लिट है यहाँ पे, स्लिट का मतलब है छोटा सा ऐसा कट है, होल है इसके अंदर से, और वो यहां से रे आपको देखते हुए मिल रही है। यहां पे बेटा इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स का मतलब यह है कि एक उस प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव। कहां से आता है ये चार्ज, कैसे बनता है चार्ज? तो हम इसको टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि किसी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, किसी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन गई। कैसे बनती है आगे चल के हम इसको देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स है, मतलब इन प्लेट्स पे कुछ तो चार्ज है। कौन सा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो जैसे ही यहां से
जैसे आप देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आप देख सकते हैं कि रेडिएशन जैसा यहाँ पे यहाँ तक आया, और आने के बाद क्या हुआ, ये 3 पार्ट में ऐसे बढ़ गया। तो पहला है जिसको हम कह रहे हैं बीटा रेज, दूसरा है गैमा रेज, और क्या है अल्फा रेज। तो अल्फा किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव। तो जो चीज टुवर्ड्स नेगेटिव जा रही है वो खुद कैसे हो सकती है, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है वो कैसे हो सकती है, नेगेटिव, और जो बीच में है वो न्यूट्रल हो सकती है। आओ इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये कैसे काम करता है यहां पे। तो हमारे पास 3 टाइप की रेज है यहां पर, 3 टाइप की क्या है, एक अल्फा रेज, एक बीटा रेज और एक गैमा रेज। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा गैमा जो रेज है, इनका नेचर क्या है, इनका मास कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इनकी वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, डेविएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनका डेविएशन मतलब ये कहीं से डेविएट तो नहीं हो जाते, इधर से उधर तो नहीं चले जाते। पेनिट्रेशन पावर कितना अंदर तक घुस सकते हैं, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन की, आयनाइजेशन का मतलब है आयंस में बनाने की कैपेसिटी, एक होता है एटम, एक होता है आयन। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और आयन चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है। तो एटम को आयन बना सकता है क्या, उसको आयनाइजेशन पावर कहते हैं। और पावर टू रिड्यूस फ्लोरेसेंस, अब फ्लोरेसेंस क्या होती है, जहां पे चमक आती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लोरेसेंट मेटल मटेरियल होते हैं जो रात में चमकते हैं, है ना, वैसा कुछ आगे देखेंगे इसको डिटेल में, है ना। अब ये पूरा हमारे पास ये डिटेल में पढ़ने के लिए आगे है तो पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल है, उसके बाद बीटा है, फिर गैमा है। नेचर कैसा होता है, अल्फा पार्टिकल होता है कैसा, यहां पे आप देखो, करंट ऑफ द अल्फा इज, अल्फा पार्टिकल इज He++, यहां पे लिखा हुआ है। करंट ऑफ बीटा इज दिस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे हीलियम डबल चार्ज दिख रहा है आपको, हीलियम डबल चार्ज कर दो तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाते हैं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिव पार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप इधर देखोगे तो आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली नेगेटिव की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज नेगेटिव के पास जा रही है तो खुद कैसे होगी, पॉजिटिव, तभी तो अट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव तो फिर रिपल्शन होगा, फिर दूर दूर जाएंगे। रिपल्शन नहीं हो रहा, यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये चीज यहां पर लिखी हुई है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, करंट ऑफ अल्फा इज He++ लिखा हुआ। तो He++ का मतलब है हीलियम गैस को डबल चार्ज किया है। हीलियम के पास क्या था, हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों चले गए तो फिर कुछ नहीं बचा इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल चार्ज हो गया, है ना। इसको He2+ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो हीलियम ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो सिर्फ क्या बचा उसके पास, प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज बचा, और वही पार्टिकल सही है। करंट ऑफ बीटा इज इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे ई और डैश, ये क्या है हमारे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो बीटा पार्टिकल्स क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। और गैमा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमारा कौन सा पार्टिकल, वो हमारा गैमा रेज है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे उसके मास के बारे में बात करेंगे। मास कितना है, 4.0, यहाँ पे यू है, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। जैसे हमारे पास एटम होता है, जैसे हम एटम का मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का मास, लेट्स से हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1U, ऐसा लिखते हैं। तो U क्या होता है, यूनिफाइड मास, या तो AMU लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वैसे ही है। तो मास कितना दिखा रहा है, 4। बीटा का मास देखो 0.00। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, है ना। अगर आपको रीजन जानना है ऐसा इतना कम क्यों है, देखो ये है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होंगे भाई, प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन का मास तो होता है, जब हम एटम का मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हम उसमें कंसिडर नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का मास उसमें हम कंसिडर क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का मास उसमें हम कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। और इसीलिए हम उसमें मास किसका करते हैं, या तो प्रोटॉन्स का या फिर न्यूट्रॉन का, जो सेंटर में होता है ना, उस न्यूक्लियस का। इसलिए यहां पर मास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखो बीटा होते क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है। तो ये देखो 0.00, अगर आप देखो 0.00 तो बेसिकली हुआ क्या, ये तो जीरो ही हुआ। बट ये बहुत कम होता है, अगर आप देखोगे तो 0.00054, बहुत ज्यादा कम। और अगर मास देखोगे गैमा रेस का तो इसका कोई मास ही नहीं है, कोई मास, नो मास, है ना। चार्ज देखोगे उसके ऊपर तो +2 है। +2 क्यों है, जैसे मैंने बताया था कि He ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये +2 चार्ज है। ये -1 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, कुछ नहीं होता। गैमा रेज एकदम फुल ऑफ चिल है। वेलोसिटी की मैं बात करूं, यानी स्पीड, किस स्पीड से ये जाते हैं, तो अब देखो 1/5 to 1/20 टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ होता है, ये होता है। अगर हम ये स्पीड को देखें, अगर हम ये स्पीड को देखें, इसका 1/5 मतलब इसको 5 से डिवाइड कर दो, या 1/20 इसको 20 से डिवाइड कर दो, इस रेंज में चलेगा। कौन सा रेंज है, 1/5 से लेके
1/20, ये रेंज है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इस रेंज के बीच में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड बाय यानी मल्टीप्लाई बाय 1/5 या डिवाइड बाय 5 ऐसा कर दो, और या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/20 ये कर दो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अल्फा रेज का स्पीड क्या है। और अगर बीटा का स्पीड निकालना है तो कितना है, 1/5 टू 9/10 ये रेंज है, कितना 1/5 से लेके 9/10 ये रेंज में होता है किसका स्पीड, बीटा का। ये निकालेंगे कैसे, अगेन लाइट का स्पीड लिया, लाइट का स्पीड से इसको मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से जो आंसर आएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो एक रेंज निकल के आ जाएगी। किसकी रेंज आएगी, बीटा रेज, ठीक है। और यहां पे किसकी रेंज निकल के आएगी, ये अल्फा की, ठीक है। तो अल्फा बीटा की जो स्पीड है वो आपको पता लगानी है यहां पे। दूसरा, जो गैमा रेज होती है उनकी कैसी, सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है एग्जैक्ट वही स्पीड किसकी होती है, गैमा रेज की होती है, ठीक है। आगे चले तो देखो डेविएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेविएशन का मतलब होता है कोई चीज डेविएट हो जाना, अपने पाथ पे जा रही ऐसे भटक जाना, ठीक है। यहां पे देखो अब ये खुद कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो कहां जाएंगे भाई, नेगेटिव के पास, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। सो अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेट है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, खुद पॉजिटिव है तो कहां चले जाएंगे, नेगेटिव के पास चले जाएंगे। और ये कैसे थे, ये खुद नेगेटिव है तो कहां चले जाएंगे, अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज। और ये भाई साहब कैसे हैं, ये तो भाई साहब ये तो है हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल होने की वजह से ये इनमें कोई डेविएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इट कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस लेस देन 0.2 mm, ठीक है। तो अगर आपके पास प्लेट है 0.02 mm, तो उसको पेनिट्रेशन कौन कर सकता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स ये इतना थिकनेस, इतना पतला थिकनेस को ही पेनिट्रेट, मतलब बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर नहीं है उनका, बड़ा कुछ ऐसा मेरा हाथ जितना भी होगा तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कितना, 0.02 mm, बहुत ही पतला होगा तभी अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी ज्यादा थिकनेस हो गया, 1 mm भी हो गया तो नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा की पेनिट्रेशन पावर देखिए भाई साहब, 2 mm से लेके थिकनेस 2 mm विच इज 100 टाइम्स, तो इट कैन पेनिट्रेट एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 2 mm, ठीक है। मतलब जो बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा रेज जो है वो 2 mm की थिकनेस तक अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का फॉइल है, एल्यूमिनियम का शीट है, तो उसको पार कर जाएंगे, ठीक है यहां पे। और बात करते हैं गैमा की, तो देखिए इट कैन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिक लेड स्क्रीन। कितना बोला, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आपके पास स्केल होता है ना, आपके पास स्केल होता है, कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है वो। तो 15 सेंटीमीटर का थिकनेस वाली अगर कोई लेड की भी क्या है, स्क्रीन है, तो उसको भी पेनिट्रेट करके ये गैमा रेज जैसे बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो गैमा रेज बहुत 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 पावरफुल होती है, और इसीलिए जो एमआरआई वगैरह हम करवाते हैं कई बार वहां पे गैमा रेज इस्तेमाल की जाती है, ओके। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन पावर देखें तो वेरी हाई, लो, वेरी लो, और पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस वेरी हाई, वेरी लो और लो, ठीक है। तो ये था अल्फा, बीटा और गैमा रेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे कि इनका इस्तेमाल कहां होता है, इनको यूज कहां करते हैं, और क्या इससे सच में कुछ फायदा होता है या सिर्फ सारे नुकसान ही होते हैं, और अगर नुकसान होता है तो क्या नुकसान होता है, और अगर फायदा होगा तो क्या फायदा है। ये सब कुछ हम लोग अभी यहां पर देखने वाले हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च में, रिसर्च की फील्ड में तो हो ही रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर में हो रहा है, और इंडस्ट्रीज में हो रहा है, और मेडिसिन में हो रहा है। ये बेसिक फील्ड है, ये बेसिक फील्ड है जहां पे आज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब थोड़ी देर में आपको यह पता चलेगा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कौन से, किसको कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दूसरा, उनसे क्या यूज हो रहा है, कहां यूज किए जा रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ रिसर्च में है, कुछ एग्रीकल्चर में है, कुछ मेडिसिन में है, ये सब तो है। अब कैसे इनका यूज होगा वो हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में इनका क्या यूज है। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में अगर हम देखें तो यह हमारे पास है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी, मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ डेंसिटी एंड लेवल। अब ये सब चीजें क्या है मैं आपको पहले एक एक करके बता देता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस, उसके बाद यूज ऑफ सिरामिक आर्टिकल्स, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसा मेटल्स होते हैं और मेटल के अंदर कुछ ऐसा डिफेक्ट पाया जाता है इस तरह से। अब बाहर से तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये कुछ डिफेक्टिव है। बाहर से तो सब कुछ सही है, बाहर से दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करते हैं,
इन रेस को पेनिट्रेट करवा के ये पता लगाते हैं, रेस को ऐसे पेनिट्रेट करके ही पता लगाते हैं कि अंदर कुछ क्रैक्स, अंदर कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको पता लगाया जा सकता है। मान लो अगर कोई बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है और बड़े ब्रिज में हमें लगाना है बहुत सारा आयरन और मोटा मोटा आयरन लगाना है। अब हमने वो सारा आयरन लेके आए, पता चला अंदर से तो पूरे क्रैक थे उसमें। अब अगर वो अंदर से क्रैक होगा तो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी क्या? नहीं, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ब्रिज गिर जाएगा, लोग मर सकते हैं। तो बहुत डेंजरस चीज है। हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे थोड़ा ध्यान से मेटल को चेक करना होता है कि मेटल डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर मान लो एक बॉयलर है जिसके अंदर पानी गर्म होता है, उसके स्टीम निकलती है, स्टीम कहीं यूज होती है, अगर मान लो जो मेटल हमने लाया उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स हैं अंदर से, तो जब प्रेशर बनेगा बॉयलर के अंदर, पानी गर्म होगा, उससे स्टीम का प्रेशर बनेगा, तो वो बॉयलर फट सकता है। और बॉयलर फटेगा तो बहुत सारा स्टीम, बहुत सारा हीट, लोग मर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, जिसमें हम अंदर रेडियोग्राफी करके क्या करते हैं, ये थिकनेस की मेजरमेंट कर सकते हैं, डेंसिटी की मेजरमेंट कर सकते हैं, लेवल की कर सकते हैं, और अंदर कुछ डिफेक्ट है या नहीं है वो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिरामिक आर्टिकल्स में इसको यूज किया जा रहा है और पेंट्स में यूज किया जा रहा है। कहां पे क्या है और कहां कहां पे, जरा देखते हैं। अब फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की फील्ड में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहां यूज किए जाते हैं? तो देखो, द जीन्स एंड द क्रोमोसोम, तो ये जो है ये बायो का पार्ट है, आपने देखा होगा। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दैट गिव सीड्स प्रॉपर्टीज लाइक फास्ट ग्रोथ, हाइयर प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा कैन बी मॉडिफाइड बाय द मीन्स ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनके जीन्स और क्रोमोसोम को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फास्ट ग्रोथ मिलेगी और ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। मतलब मान लेते हैं मुझे भिंडी लगानी है मेरे खेत में, तो उसकी ग्रोथ फास्ट भी होनी चाहिए और ज्यादा भी होनी चाहिए। तो कितना फायदा होगा मेरा, मतलब 2 महीने के अंदर बहुत ज्यादा खेती हो जाएगी, सबको बेच के आऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। ठीक है, ऐसा कर सकता हूं मैं अगर मैं उनके जीन्स और क्रोमोसोम, जो उसके सीड होते हैं ना, किसमें करना है ये चेंजेस, सीड में। मतलब मान लो भिंडी के सीड लगा रहा हूं, तो उसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिया उनके जीन्स में और क्रोमोसोम्स में, तो क्या होगा, अब जैसे ही मैं वो सीड लगाऊंगा उसकी ग्रोथ बहुत तेजी होगी और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा खेती होगी मेरी। ओके, दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कॉल्ड कोबाल्ट 60। ठीक है, इट इज यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, फूड का प्रिजर्वेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, कोबाल्ट 60 का मतलब ये होता है, आइसोटोप्स है ये। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स, ये सब चीजें अगर कहीं पर भी आपके मन में आते हैं तो ये ढूंढा करो, इसका मीनिंग निकाला करो। कोई भी चीज का मीनिंग समझ में नहीं आया तो गूगल पे डालो, गूगल पे डाल के इसका मीनिंग निकालो। आइसोटोप्स बेसिकली होते क्या है, एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है H1 H12 H13। देखो यहां पे जो 111 लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है, नीचे 111 ये एटॉमिक नंबर है, और ऊपर वाला मास है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, डिफरेंट मास नंबर होता है। तो जो डिफरेंट होता है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 जो है बेसिकली वो क्या हुआ, वो मास है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर नहीं लिखा जाता, उसका मास नंबर लिखा जाता है, जिससे ये समझ में आया कि ये कौन सा कोबाल्ट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास हाइड्रोजन कौन सा, तो हाइड्रोजन H11 या H21 या H31, तो इसमें से अगर आप बोलते हैं ये वाला है तो हम यहाँ पे H3 लिख देते हैं, है ना, या 13 लिखते हैं या 3। इससे ये समझ में आता है कि हाइड्रोजन तो है लेकिन मास कितना उसका 3 है। तो उसके नाम भी होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये इनके नाम है, आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको जानने के लिए बता रहा हूं। तो ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। और यहां पर एक आइसोटोप है कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट के बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, उसमें से एक यहां पर 60 वाला है। इसको यूज करके फूड प्रिजर्वेशन में, यानी खाने को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे काम कर रहे हैं। देखो, अनियंस, कांदा, पोटैटो मतलब बटाटा, आर irradiated with gamma rays from cobalt 60 to prevent their sprouting। देखो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कांदे को रख दो तो उसमें से ऐसे ग्रीन ग्रीन कभी कभी निकल के आ जाते हैं, मतलब ग्रीन जो उसके पत्ते होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। बटाटा रखो तो बटाटे में से ऐसे स्प्राउटिंग आ जाती है ऊपर ऊपर, है ना। बहुत बार आपने, ये तो मम्मी को पूछना, मम्मी बताएंगी, बहुत बार कांदा ऐसे रखोगे तो कांदा ऐसे रखा रखा कांदे के अंदर से
ऐसे वो कांदे में से पत्ते निकल के आ जाते हैं, या फिर बटाटा होगा तो उसके ऊपर ऐसे स्प्राउटिंग आ जाती है। अब ये जो आ रहा है इससे हमारा बटाटा या कांदा खराब होने लगता है, मतलब उसको फिर हम यूज खाने में करेंगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और वो मार्केट में बिकता नहीं है अच्छे से, लोग खरीदना पसंद नहीं करते उसको। तो अब क्या करना चाहिए उसके लिए, हम क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 की रेडिएशन उसके ऊपर मारी जाती है। कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है उससे निकलने वाली रेडिएशन जो है वो हम इन प्रोडक्ट पे यूज करते हैं, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो स्प्राउटिंग है, जो वो पत्ते निकल रहे थे, जो स्प्राउटिंग आ रहा था, वो सब बंद हो जाता है। स्ट्रॉन्टियम 90 ये अगेन एक आइसोटोप्स है, यूज एज ए ट्रेसर इन द रिसर्च ऑन द वेरियस क्रॉप्स। तो अलग अलग फसलों पर ये अगेन यूज किया जा रहा है, जिससे कि हम धीरे धीरे उससे ये पता लगाएं कि इन फ्यूचर में इसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस में कहां पर है, मेडिकल साइंस में देखो पॉलीसाइथेमिया है। पॉलीसाइथेमिया एक डिजीज है, कैसी होती है, देखो यहां पे आप देख सकते हैं ब्लड के सेल्स जमा होने लगते हैं आपस में, तो स्किन बहुत लाल लाल दिखते था। अगर किसी का स्किन ऐसा है बहुत ज्यादा लाल है, देखो कई बार ऐसे हम लोग हाथ पे मारते हैं तो लाल हो जाता है, वो अलग बात है, बट नॉर्मली अगर ऐसा लाल है तो प्रॉब्लम ये हो सकती है पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, उसके अलावा बोन कैंसर्स है ना, उसके अलावा क्या है, बोन उसके अलावा बोन कैंसर की हम बात करें, बोन कैंसर हो गया, फिर आप यहां पे देख सकते हैं हाइपर थायराइडोजिम है, फिर ट्यूमर डिटेक्शन है। तो थायराइडोजिम मतलब थायराइड का एक टाइप है, वो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है थायराइड तो उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडोजिम, थायराइडोइजिम। ट्यूमर डिटेक्शन, बोन कैंसर, और ये सारे जो फील्ड आप देख रहे हो इन सारी मेडिकल साइंस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। किसको, जो आइसोटोप्स है उससे निकलने वाले रेडिएशन से, उससे क्या होता है ये सारी चीजें हमें हमें डिटेक्ट होती हैं या फिर क्योर होती है। कैसे, आगे समझते हैं कैसे। यहां पे देखो हजार्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशन, इसका कुछ हजार्ड्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है वो भी देखते हैं। यहां पे हम ये देख रहे थे कि बोन कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे या अगर पॉलीसाइथेमिया हो गया तो उसके लिए इसको क्योर करने के लिए यूज किया जा रहा था। यहाँ पे कुछ हजार्ड्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। मतलब हो सकता है कि वो खराब उल्टा उल्टा काम करना शुरू कर दे, या सही से काम ना करे, या हो सकता है काम करना ही बंद कर दे, ऐसा हो सकता है। हेरिडेटरी डिफेक्ट्स आर जनरेटेड बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन डीएनए इन द बॉडी। ठीक है, सो अगर अगर हमने क्या किया, हमने रेडिएशन लिया, किस पे चला गया रेडिएशन, डीएनए में चला गया, तो क्या होगा उससे, हमारे यहां पे हेरिडेटरी डिफेक्ट हो जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर मेरे माँ बाप के अंदर ऐसा हुआ तो मेरे अंदर भी प्रॉब्लम आएंगे, मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चों में प्रॉब्लम आएंगे, उनके बच्चों में प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा चलता जाएगा, हेरिडेटरी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। अगर डीएनए पे इसका इंपैक्ट आ गया तो डीएनए ही डैमेज, आगे पूरा हमारा पूरा जो जनरेशन है वो पूरा खराब हो जाएगा। रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैन पेनिट्रेट दिस स्किन, तो स्किन से आप ये पेनिट्रेशन हो सकता है, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन स्किन में जाएगा, एंड इट कॉजेस डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर और ल्यूकेमिया, ये डिजीज के नाम है। अगर रेडिएशन स्किन में चला जाएगा और स्किन में वो जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, तभी तो बोन कैंसर का पता लगाया जा सकता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है या ल्यूकेमिया हो सकता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स क्रिएटेड ड्यू टू एक्सप्लोजंस एंटर द बॉडी थ्रू एयर एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। सो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जिसको रेडियो एक्टिविटी ने पल्यूट कर दिया। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों से हम वो रेडियो एक्टिविटी जो हो रही है, रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पानी यूज किया जाता है तो पानी को हम लोग रेडियो एक्टिव कर देते हैं, तो उसमें से क्या होता है, अब उस पानी को हमें स्टोर करना है। अगर ये पॉल्यूशन, ये पानी कहीं ऐसी जगह चला गया जहां नहीं जाना चाहिए, जैसे कि क्रॉप्स में किसी ने, इंसान ने पी लिया या किसी ने उससे नहा लिया या उस किसी क्रॉप्स में, तो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, radioactive pollutants created due to explosion enter the body through air and it is difficult to control them। तो ये प्रॉब्लम है कि इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, द रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स रिलीज इन द सी एंटर द बॉडीज ऑफ द फिश एंड थ्रू देम एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन। अगेन मैंने कहा कि आपको अगर उसको प्लांट्स में डालोगे तो वो भी ह्यूमन बॉडी में जा रहा है,
पानी में डाल रहे हो, समुद्र में डाल रहे हो, तो वहां पर फिश के उस बॉडी में चला जा रहा है, फिश से हमारी बॉडी में आ जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो 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 पोल्यूटेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव जो पोल्यूटेंट्स हैं ना, उससे बचना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है द रेडियो एक्टिव पेंट्स ऑन द वॉच कैन कॉज कैंसर and the radioactive isotope strontium-90 can enter the body through the plants, fruits, flowers, cereals, milk etc. and cause diseases like bone cancer और leukemia। तो देखो यहां पर ये जो सारी की सारी चीजें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, ये इसलिए बताई जा रही है कि रेडिएशन आपके बॉडी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। और ये सिर्फ आपके डायरेक्ट बॉडी में तो जा ही सकता है, बट ये थ्रू प्लांट्स जा सकता है, फ्रूट्स जा सकता है, फ्लावर्स जा सकता है, सीरियल्स जा सकता है, मिल्क, इन सब के थ्रू भी हमारे बॉडी में जा सकता है। और उससे क्या हो सकता है, हमें बोन कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। ठीक है, पास्ट में ऐसा हुआ था, एक हिस्ट्री का पार्ट है ये, इस पे मूवी भी आई थी, चेरनोबिल डिजास्टर। अब ये जो चेरनोबिल डिजास्टर ये क्या हुआ था, ये 1986 की बात है। इस पे एक मूवी भी बनी है ना, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। यहां पे क्या था, ग्रेफाइट रिएक्टर इन द चेरनोबिल एटॉमिक पावर प्लांट एक्सप्लोडेड, ब्लास्ट हो गया। एक रिएक्टर था, है ना, जिसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वहां पे था, ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, एंड सडनली द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड रेडिएशन केम आउट। तो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडिएशन, वो सब बाहर आ गए। एंड ड्यू टू दिस एपिसोड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंटर्ड द ह्यूमन बॉडी। तो पहले क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने से क्या हुआ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडिएशन सब बाहर आ गई, और कहां हो गए, ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानों के अंदर चले गए, पानी में चले गए, लैंड में चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जेनेटिक डिसऑर्डर आने लगे, मतलब पूरे जीन्स में ही डिसऑर्डर हो गया। अब अगर मेरे बच्चे आएंगे उनमें भी सेम प्रॉब्लम पाई जाएगी, उनके बच्चे आएंगे उनमें प्रॉब्लम, उनके बच्चे, सब में ऐसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, पूरे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे। एंड दिस गॉट कैरिड फर्दर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, थायराइड डिसऑर्डर्स increase in the children as well as adults. As a result, the incidence of throat disease is greater there in the than the other. तो क्या है यहां पर, देखो रीजन सिंपल सा है, अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, जैसे यहां पर देखा आपने, या रेडिएशंस अगर बाहर ऐसे खुले में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उससे ह्यूमन बॉडी के अंदर जा सकते हैं वो रेडिएशंस, पानी में जा सकते हैं और लैंड में जा सकते हैं। अब इनसे प्रॉब्लम क्या होगी, ये लैंड बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा, पानी में कुछ फिश है उसके अंदर जा सकती है, प्लांट्स में, फ्लावर्स में, इसमें जा सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी में गया तो क्या हुआ, स्किन में जाएगा तो स्किन कैंसर, बोन में जाएगा तो बोन डैमेज हो सकता है, और अंदर हमारे डीएनए पे इंपैक्ट कर दिया तो पूरा जनरेशन बर्बाद, जीन्स गया तो जीन्स में पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाए तो। या फिर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पानी में चला गया और वो फिश के कांटेक्ट में आ गया, या फिर हमारे लैंड में चला गया और प्लांट्स के कांटेक्ट में आ गया, तो प्लांट से निकलने वाला फ्रूट है, फ्लावर्स है ना, फिर जैसे गाय से दूध मिलता है तो उसमें भी हो सकता है। तो यहां बचना बहुत ही मुश्किल है इससे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको केयरफुली किया जाता है, वरना ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। कुछ चीजें हमारे पास ऐसे हैं, है ना, जैसे केमिकल सब्सटेंस है जो डे टू डे लाइफ में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब सबसे पहले यहां पे जो आप देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल चीजें दिखाई दे रही है ना, बहुत ही ज्यादा कलरफुल। आप देखो हर जगह कलर्स है, आज देखो ये चॉकलेट्स है, जेम्स कलरफुल, ये कलर है कलरफुल, कलर तो कलरफुल है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, सब कलरफुल है, स्वीट्स हैं कलरफुल है, ड्रिंक्स हैं कलरफुल है, और बाकी तो हमारे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं सब कुछ कलरफुल है। ये कलर कहां से आ रहा है, इतना कलर कहां से आ रहा है, तो देखिए दो प्रकार के कलर हैं। फूड कलर्स जो होते हैं वो कैसे हैं, दो प्रकार के, एक तो बेटा होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। दो प्रकार के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब यहां पर जो नेचुरल आर्टिफिशियल में डिफरेंस क्या है, फूड कलर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड्स, मतलब बीज, और बीट रूट, बीट रूट तो पता होगा है ना, बीट रूट है, बीट रूट बेसिकली आप दुकान पे जाओगे किसी को पूछोगे बता देगा, बहुत ज्यादा उसमें से कलर मिलता है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, सीड हो गया, बीटरूट हो गया, फ्लावर्स, फ्रूट, इनसे निकलने वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसको इससे निचोड़ोगे, इससे निचोड़ने के बाद उसमें से क्या कलर निकलेगा ऐसे, तो वो बेसिकली क्या है, वो हमारा नेचुरल है। और है हमारा टेट्राजेन सनसेट येलो, ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल भी है, कुछ आर्टिफिशियल कलर भी हैं, जैसे यहां पे आप देख रहे हो ये सनसेट येलो, टेट्राजीन
सनसेट येलो, ये आर्टिफिशियल कलर है, इसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं. हाउएवर, ओवर कंजम्पशन ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर्स कैन बी detrimental to the health, therefore uses of natural food colors is always good. हम क्या करते हैं, हम कई बार ऐसा करते हैं कि खाने में कलर डाल देते हैं. जैसे कि अगर ग्रेवी होगी, लाल रंग डाला तो लाल बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा, दिखने में बहुत खूबसूरत है बट उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं. ग्रीन कलर, अगर पालक हमारा ग्रीन नहीं दिख रहा तो थोड़ा ग्रीन कलर डाल दिया, एकदम ग्रीन दिख रहा है, दिखने के लिए अच्छा है बट खाने के लिए हो सकता है वो साइड इफेक्ट कर दे. ऐसे ही कई बार फ्रूट्स में बहुत जगह पे को कलर जो है हम डाल देते हैं जिससे ये कलरफुल दिखे, खूबसूरत दिखे. मिठाइयों में डाल देते हैं, बहुत सारी जगह पे वो कलर डाला जाता है. जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि पेप्सी, कोला, उसमें वो कलर यूज किया जाता है. अब इतने सारे कलर यूज करके कई बार तो ये नेचुरल अगर है तो ठीक है, लेकिन ये अगर आर्टिफिशियल है तो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जरा देखो. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स क्या है भाई साहब, जरा देखते हैं. फूड कलर्स एडेड टू पिकल्स मतलब अचार में डाला जाता है, जाम में डाला जाता है, सॉस में भी डाला जाता है, ठीक है. ऑफ एंड इट दे कंटेन, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सॉस, जाम, पिकल में तो है, दे कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लेड, इसमें थोड़ा सा लेड भी है और मर्क्यूरी भी है. इमेजिन करो ये लेड एंड मर्क्यूरी कहां पे डाला जा रहा है, कलर्स में. कौन से कलर में, जो कलर आपके पिकल्स में, जाम में और सॉस में जा रहे हैं, ऐसे कलर के अंदर क्या है, लेड है और मर्क्यूरी है. एंड दिस कैन बी हार्मफुल फॉर दोज हु कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स. तो जो भी इसको खाएगा उसके लिए हार्मफुल हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो तो. और डिजीज लाइक ADHD यानी अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका मतलब यह होता है कि आपका अटेंशन नहीं होता, आप ध्यान नहीं लगा सकते. आपको बोला आधे घंटे के लिए ध्यान लगा के पढ़ो, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका अटेंशन, आपका ध्यान चला जाता है. फिर आप अटेंशन में आप एकदम ध्यान नहीं लगा पाओगे किसी भी चीज पे. पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाओगे, योगा करोगे, मेडिटेशन, कुछ नहीं ध्यान लगा पाओगे. तो क्या हो जाता है, अटेंशन डिफिशिएट हो जाता है. डेफिशिएट का मतलब होता है कि उसके अंदर अटेंशन की कमी हो जाती है. और हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो हाइपर एक्टिव मतलब कभी हाथ चलाएगा, कभी पैर चलाएगा, कभी उठेगा, कभी बैठेगा, वो शांति से एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? It can affect children due to the excessive consumption of the foods with added food colors. क्यों हो रहा है ये? ऐसे खाने से जिसमें ज्यादा कलर हो, ऐसे खाने से जिसमें ज्यादा आर्टिफिशियल कलर है, फूड कलर है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ADHD. समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं. डाई भी क्या है, एक प्रकार का हम कलर ही बोलते हैं ना. डाई बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के डाई होते हैं. द कलर्ड सब्सटेंस विच अप्लाइंग टू द आर्टिकल्स imparts that color to the article is called a dye. मतलब किसी भी आर्टिकल पे हम लोग कई बार बर्तन के ऊपर, बालों पे, बहुत जगह पे क्या लगा देते, डाई लगा देते. इसका यूज क्या है, फॉर कलरिंग क्लोथ एंड हेयर, कपड़ों को भी कलर करने के लिए. कभी कभी कपड़ों को, जैसे मेरे पास व्हाइट शर्ट है, उसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डाई. डाई ग्रीन कलर की डालो, शर्ट ग्रीन हो जाएगा. फ्लोरेसेंट कलर्स आर यूज टू मेक स्ट्रीट बोर्ड्स दैट आर विजिबल इन नाइट, इसके बारे में देखेंगे हम लोग. एंड डाइज आर यूज टू पॉलिश लेदर शूज, पर्सेस, चप्पल्स एटसेट्रा. ये है उसका एग्जाम्पल भाई साहब, देखिए, ठीक है, ये है उसका एग्जाम्पल. तो आप देखो यहां पे ध्यान से, कलर देखो, पहले कैसा था, पिंक, अभी कैसा हो गया, ब्लू. ये डाई की वजह से हुआ है. चप्पल पे डाई लगाया, चप्पल एकदम चमक गया. पहले कैसा था, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा था, अभी कैसे कलर मार दिया, एकदम फुल चमक गया. शूज पे पॉलिश करते हैं, वो भी सब सेम चीज है. ये आप देख रहे हो जो ग्लॉसी है, इतना चमक रहा है, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द कलर्स, बिकॉज ऑफ द डाई. और ये डाई का यहाँ पे यूजेस लिखे गए हैं. तो ये डाई एक प्रकार का कलर है जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम ये कह रहे हैं कि उसके यूजेस हैं. अब यूजेस तो सबके हैं, लेकिन हमें ऐसी चीजों को ध्यान रखना है जो हमारे बॉडी को या हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट ना करे. ये इतना ज्ञान आपको क्यों दिया जा रहा है, कोई रीजन होगा इसका? इतनी देर से, मतलब ऑलमोस्ट 1 सवा घंटा हो गया, आपको ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि आप इन चीजों से बचें, क्योंकि आप 9th में हो, अभी आप शायद 12-13 साल के होंगे, 14 साल के होंगे. तो आपको अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कौन सी चीजों से बचना है, कौन सी चीज पे यूज करना है, तो आप बचपन से अगर उस पर काम करोगे तो फिर क्या होगा, धीरे 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 आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप खुद भी एक्टिव फील करोगे. एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखो, ये तो अच्छे, अभी हमने जो देखा वो तो गुड थे. अब ये एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है उल्टा, साइड इफेक्ट हो जाना, खराब हो जाना.
बालों को अगर आप कलर करेंगे तो हो सकता है कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए या आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाए और आपका जो हेयर का टेक्सचर था वो भी क्या हो जाए, खराब हो जाए, या स्किन जो है वो क्या हो जाए, पूरी जल जाए। ऐसा भी हो सकता है, या आपकी आंखों पर भी असर पड़ सकता है बिकॉज ऑफ डाई। बालों में अगर आप डाई लगवा रहे हैं तो उससे ये हो सकता है। समझ में आ रही है बात? सॉरी। इसीलिए बालों पे डाई आपको लगवानी तो है, लेकिन ऐसी डाई मत लगवाइए जो ये सब कर सकती है। आपके बालों को क्या हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं, हेयर टेक्सचर जा सकता है, बर्निंग ऑफ स्किन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लिपस्टिक, इसमें क्या होता है, इसमें एक डाई होती है जिसका नाम होता है कैरमाइन। अब कैरमाइन क्या कर सकता है भाई, इट डज नॉट अफेक्ट लिप्स बट कॉजेज द स्टमक डिसऑर्डर। मतलब जो लिपस्टिक आप होठों पे, मतलब गर्ल्स के लिए बात चल रही है, बॉयज तो नहीं लगाते, तो वो लिपस्टिक होठों को तो कुछ नहीं कर रही है, बट वो बेसिकली कई बार स्टमक में चली जाती है थोड़ी थोड़ी, और उससे क्या हो सकता है, आपका स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेकिंग नेचुरल डाइज रिजल्ट इन द डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट। अगर आप बार बार प्लांट को निकालोगे, क्योंकि डाई प्लांट से बन रही है, बार बार प्लांट को लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओ तो प्लांट को काटना पड़ेगा। अब प्लांट्स कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे तो प्लांट्स में ही बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। तो इतना ज्यादा डाई जब हम बना रहे हैं बालों में लगाने के लिए, कपड़ों पे लगाने के लिए, लिपस्टिक में लगाने के लिए, अलग अलग जगह पे, तो क्या होगा भाई, प्लांट से लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, और क्या होगा फिर एक टाइम पे सारे प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश ये करनी है कि इन चीजों के जो एडवर्स इफेक्ट है उस पर ध्यान देना है, जो सही चीज है उसको तो अपन यूज कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास आर्टिफिशियल कलर, जैसे होली में हम कलर खेलते हैं या पेंटिंग करते हैं वहां पर। अब देखो यहां पर इट कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी, फिर से यहां पे मर्क्यूरी भाई आ गया, इसके पहले भी मर्क्यूरी था, हमने देखा था, यहां पर भी क्या है, मर्क्यूरी है। अब मर्क्यूरी कहां पे था इससे पहले, जैम में, सॉस में क्या था, लेड एंड मर्क्यूरी। कंटिन्यूसली खाओगे तो एडीएचडी हो जाएगा। ओके, दिस पजेस रिस्क लाइक ब्लाइंडनेस, इससे क्या हो सकता है, कोई भी अंधा हो सकता है, किससे, मर्क्यूरी से। अगर कलर लिया और ऐसे आंखों पे लगाया, जब हम लोग होली खेलते हैं तो कैसा करते हैं, कलर लेते हैं पूरे फेस पे लगा देते हैं, गलती से आंख में चला गया तो कोई आदमी अंधा भी हो सकता है, किसकी वजह से, कलर की वजह से। स्किन कैंसर हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, कलर लेते हैं और ऐसे ऐसे लगा देते हैं, फिर क्या हुआ, स्किन कैंसर हो सकता है। ये देखो एस्थमा, मतलब इसको अस्थमा बोलते हैं बहुत लोग, ये अस्थमा क्या होता है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इचिंग ऑफ द स्किन, स्किन में खुजली हो सकती है। ओके, परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ द स्वेट पोर्स, मतलब इतना ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएगा, जिन स्पोर्स से पसीना बाहर आता है, जब आप थोड़ा वर्कआउट करते हो, भागते हो, खेलते हो तो पसीना आता है, पसीना कहां से आएगा, स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे, तो अंदर का जो स्वेट है वो बाहर ही नहीं निकलेगा। तो स्वेट क्या है, हमारे अंदर के जो अच्छी चीज नहीं है, बाहर जो हमारे अनवांटेड चीजें वो बाहर आ रही है। तो अगर हमने ब्लॉक ही कर दिया सब कुछ तो बाहर कुछ आएगा नहीं, तो वो सब कुछ अंदर रहेगा और हमें हेल्दी नहीं रहने देगा, वो हमें फिर बीमार करेगा। इसीलिए क्या करना है, इट इज नेसेसरी दैट आर्टिफिशियल कलर आर यूज्ड कॉशियसली। अगर आप आर्टिफिशियल कलर यूज कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए। क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो रहा है, स्किन की इचिंग हो रही है, एस्थमा हो सकता है, परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वेट पोर्स हो सकता है, और अंधे भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है डिओ, छोटे बच्चे स्पेशली, है ना, अभी आप छोटे ही हो, डिओ बहुत लगाते हैं बच्चे, है ना, ये सोच के खुशबू आ रहा है इसमें, और कुछ भी मार्केट से सस्ता वाला लेके आ जाते हैं, कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, देखो जरा भी ध्यान से, ठीक है। डिओड्रेंट्स, ये वो डिओ है ना, अपन परफ्यूम परफ्यूम बोल के लेके आते हैं मार्केट से, क्या है देखो, डिओड्रेंट्स कंटेन पैराबेन्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल एंड ब्यूटाइल एंड ऑल्सो अल्कोहल in the large proportion, aluminium compounds, बाप रे, and the silica are also used। क्या क्या यूज हो रहा है, किसके अंदर, डिओ के अंदर। ये डिओ है जो अपन यूज करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं। अब देखो यहां पर तीन प्रकार के डिओ है, एक तो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी डिओ, इट कंटेन्स स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यहां पे क्या है, एल्यूमिनियम है लेकिन काफी कम पोर्शन में है, कम प्रोपोर्शन में है। इट डिक्रीजेस द ऑर्डर ऑफ द स्वेट, इससे क्या होता है, पसीने से आने वाली बदबू थोड़ी कम हो जाती है। एक होता है एंटीपर्स्पायरेंट, एंटीपर्स्पायरेंट डिओ, इससे क्या होता है, पसीना ही बंद हो जाता है, दिस डिक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ स्वेटिंग, तो पसीना आना ही बंद हो जाता है। इट कंटेन्स अबाउट 15% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, इट क्लॉग्स द स्वेट पोर्स ऑन द स्किन।
तो जहां से पसीना आ रहा था वो वाले पोर्स ही बंद कर देता है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने अंडर आर्म में लगा दिया, अब अंडर आर्म्स के अंदर जो पोर्स थे जहां से पसीना आता था उसको ही ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक करे तो पसीना ही नहीं आएगा। अब हमको क्या लगता है, पसीना नहीं आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये पसीना बॉडी के अंदर रहेगा, फिर जब अंदर रहेगा ये जो इम्प्योरिटीज है वो अंदर रहेगी, जो बेसिकली जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो वो अगर अंदर रहेगा तो हमें अंदर प्रॉब्लमेटिक कुछ सिचुएशन क्रिएट करेगा जो हमारे लिए सही नहीं है। तो उसको पसीने को बाहर आना चाहिए, वो आने हम दे नहीं रहे, क्योंकि हमने क्या किया है, एंटी पर्सपायरेंट डियो लगा दिया है। और एंटी पर्सपायरेंट डियो से क्या हो रहा है, 15% एल्यूमिनियम उसके अंदर होने की वजह से, 15% एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होने की वजह से उसने क्या किया, क्लॉग्स दी स्वेट पोर्स। क्लॉग मतलब बंद कर देना, जितने भी स्वेट के पोर्स थे उनको हमने क्या किया, बंद कर दिया। और लास्ट में है क्लिनिकल डियो। क्लिनिकल डियो क्या करता है, सम पीपल स्वेट हेवीली एंड हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द स्किन। Clinical Deo is meant for the such people. It contains 20 to 25% aluminium and it used during the night. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है और उस पसीने की वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है स्किन पे, फिर फंगल इन्फेक्शंस और अलग दूसरे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उनके लिए ये क्लिनिकल डियो सजेस्ट किए जाते हैं। आपको रात में लगाना होता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, इसमें 20-25% एल्यूमिनियम है और ये आपका पसीना बेसिकली काफी कम कर देते हैं। लेकिन ये क्लिनिकल डियो है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तभी लेना रहता है, ऐसा रैंडमली मत ले लो, ठीक है। तो आपको देखो, आप ध्यान से समझना बात को, किसी भी डियो को यूज करने से पहले ये फैक्टर्स जरा चेक कर लेना कि कितना एल्यूमिनियम है, 20-25 है या 15% है या कम है, कितना है। अगर आप ज्यादा लोगे तो क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं कि आपके स्वेट पोर्स ही जहां से पसीना निकलता है वो सारे पोर्स बंद हो सकते हैं। अब यहां पे उसके हार्मफुल इफेक्ट भी लिखे हुए हैं, है ना। क्या है हार्मफुल इफेक्ट, एल्यूमिनियम जर्कोनियम कंपाउंड्स आर द मोस्ट हार्मफुल केमिकल्स इन द डिओड्रेंट्स। ठीक है, क्या क्या है, एल्यूमिनियम और जर्कोनियम ये जो दो कंपाउंड है ये मोस्ट हार्मफुल केमिकल है। अगर आपके डिओ में है तो चेक कर लो और यूज मत करो। इससे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, अस्थमा वाला जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस मतलब सांस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है, किसी का दिल का दौरा आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सब होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, विदाउट आवर नॉलेज अपने आप हेडेक, अपने आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज हो सकते हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो स्किन कैंसर ड्यू टू द एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। ये एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट बड़ा ही डेंजरस चीज है। अगर किसी के कोई डिओ लेके आया है, किसी के पास डिओ है, जाके चेक करो उसमें है या कि नहीं है। अगर है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है। डिसऑर्डर में बहुत सारी चीजें हो जाती है, स्किन में रैश आ जाते हैं, स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो अवॉइड करना है इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन बेसिकली आजकल तो हर घर में हमें ऐसे बर्तन मिलेंगे जिसके अंदर ऐसा वाला पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ब्लैक, ये कोटिंग बेसिकली टेफ्लॉन की ही है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर का, ये टेफ्लॉन कोटिंग है। इसको यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे बर्तन में खाना नहीं खाना है अपने को। हमारे घर में है, मना करो मम्मी को, बताओ, नहीं मानते तो बताओ कि ये टेफ्लॉन क्या होता है, इंटरनेट पे पढ़ाओ, डॉक्टर से मिलाओ। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये सब अच्छा नहीं है, ठीक है। गाड़ियों पे लगाते हैं वो अलग बात है, बट खाने के बर्तन में अगर ऐसा कुछ कोटिंग आता है, इसको बोलते हैं नॉन स्टिकी। इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। अगर हम लोग दूसरे बर्तन में बनाएंगे ना, स्टील में, तो चिपक जाता है। अरे चिपक नहीं तो, लेकिन ये यूज करने से तो बहुत खतरनाक है। आगे देखो क्या होगा। सो टेफ्लॉन इज यूज फॉर कोटिंग कोटिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब खाने के बर्तन में भी हम टेफ्लॉन का कोटिंग करते हैं, और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में भी हम इसको कोटिंग करते हैं टू अवॉइड स्टिकिंग। क्या करना है, कोई भी चीज चिपके ना। तो खाना बनाते हैं तो उसमें चिपकना नहीं चाहिए। मान लो हमने कुछ फ्राई कर रहे हैं तो वो कुछ चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए हमने नॉन स्टिक, इसको बोलते हैं नॉन स्टिक, कोई चिपकता नहीं इसके ऊपर। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ओके। अब यहां पे देखो, इट इज अ पॉलीमर ऑफ, ये देखो, ये एक पॉलीमर है। आगे चल के 10th में आप पढ़ोगे पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। रॉय जे प्लंकेट डिस्कवर्ड इट इन 1938। इट्स केमिकल नेम इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसका पूरा केमिकल नेम क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। और ये क्या होता है, इसको टेफ्लॉन ऐसा हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। इसके क्या
प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसकी वजह से। देखो सबसे पहले, द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस का कोई इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा और एटमॉस्फेयर का कोई इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? टेफ्लॉन के ऊपर। नीदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू द टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन पे ना तो पानी चिपकेगा और ना ही ऑयल चिपकेगा, इसलिए इस पे खाना बनाओगे तो कुछ चिपकता ही नहीं है। हाई टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट टेफ्लॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है, तो उससे कम में हमारा खाना बन जाता है, तो इसलिए ये मेल्ट नहीं होता। लेकिन होता क्या है, जब आप चम्मच चलाते हैं ना तो वो धीरे धीरे कोटिंग निकलती जाती है और वो कोटिंग हमारे खाने में मिक्स होती जाती है। टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स आर इजी टू क्लीन। इससे बहुत इजीली क्लीन हो, कुछ चिपकेगा ही नहीं तो क्लीन तो हो कुछ उसके ऊपर चिपकेगा। मान लो पैन लिया, पैन के ऊपर वो उस पे ऑयल भी चिपक नहीं रहा है, पानी भी चिपकता नहीं है। देखा ना यहाँ पे लिखा है ना, नीदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू द टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स। जब ऑयल भी चिपकता नहीं है, जब पानी भी कुछ चिपकने वाला नहीं है, तो उसको क्लीन करना बहुत आसान है। जिसपे बहुत चिपक जाता है उसको क्लीन करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे कुछ चिपकेगा नहीं तो हल्का सा भी वॉश करोगे सब निकल जाता है। तो इजी टू क्लीन तो है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इशू क्या है, जैसे मैंने आपको बताया। अब यूज क्या है, देखो कहां कहां पे यूज हो रहा है। टेफ्लॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ये पास नहीं करेगा अच्छे से, पुअर कंडक्टर है। एंड देयरफॉर टेफ्लॉन cladded wires are and the parts are used in the high technology electronics instruments. It is used for making non-stick kitchenware. Colored metal sheets for two-wheelers and four-wheelers are given a Teflon coating to protect them from damage due to the high temperature and rain. तो देखो यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। पहला तो ये है कि इसको हाई टेक्नोलॉजी जहां पर भी है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर है, वहां पे हम टेफ्लॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? टेफ्लॉन क्लैडेड वायर्स एंड द पार्ट्स। ठीक है। दूसरा, नॉन स्टिक किचनवेयर। खाने मतलब किचन में जाओगे तो पैन्स होते हैं, कढ़ाई होते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है टेफ्लॉन की। अब जैसे मैंने बताया कि टेफ्लॉन की कोटिंग करने से वो नॉन स्टिक बन जाता है, तो इजीली हमको लगता है कि यार इस पर कुछ चिपकता ही नहीं है, हम ऑमलेट बनाते तो नहीं चिपक रहा, हम इसमें कुछ फ्राई कर रहे हैं तो वो चिपकता नहीं, बड़ा इजीली सब काम हो जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो धीरे धीरे कोटिंग निकलनी शुरू हो जाती है। जो कि चम्मच चलाते हैं उसमें गर्म करके तो धीरे धीरे निकल जाएगा। ठीक है। द कलर्ड मेटल शीट ऑफ टू व्हीलर्स। मेटल शीट का मतलब ये होता है कि जो टू व्हीलर के ऊपर जिससे वो मेटल बनता है ना, अगर आप देखें टू व्हीलर की टंकी, अगर आप देखो जिसमें ऑयल होता है ना, वो पेट्रोल डालते हैं, वो टंकी मेटल से बनी होती है, उसके ऊपर आप ये कोटिंग करवा सकते हैं टेफ्लॉन की। टू व्हीलर की और फोर व्हीलर का जो पूरी गाड़ी होती है फोर व्हीलर, उसके ऊपर जो मेटल्स बनी है, जिस मेटल से बनी रहती है ना वो शीट, पूरी जो गाड़ी किससे बनती है? मेटल से बनती है, मेटल शीट से बनती है। तो मेटल की शीट से जो बनती है उसके ऊपर हम ये कोटिंग करवा सकते हैं। ठीक है। क्यों? जिससे वो हाई टेम्परेचर और रेन से डैमेज ना हो, इसलिए उसके ऊपर एक कोटिंग करवा देते हैं टेफ्लॉन की। अब एक है पाउडर कोटिंग। अब इसके बारे में बात करेंगे। देखो पाउडर कोटिंग क्या होती है? पाउडर का डायरेक्ट कोटिंग कर देते हैं। कैसे काम करता है ये? बड़ा इजी है ना, बहुत इजी चीज है। पाउडर कोटिंग इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग अ लेयर हार्डर देन द पेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने लिया है पाउडर। इस बार हमने क्या लिया? पेंट नहीं लिया, लिक्विड नहीं लिया, पाउडर लिया है। पाउडर कोटिंग क्या करें? अप्लाइंग हार्डर देन द पेंट। इट इज हार्डर, एक लेयर है जो पेंट से भी हार्ड है। और कहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं? आयरन के ऑब्जेक्ट पे, जिससे रस्टिंग ना हो। इन दिस मेथड पॉलीमर रेजिन्स, a pigment and some other ingredients are mixed, cooled and ground into the uniform powder। बनता कैसे ये? बनता ये है, इसके अंदर पॉलीमर रेजिन डाल दिया, पिगमेंट मतलब कलर्स डाल दिया, सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मेल्ट मिक्स्ड। तो पहले इन सारी चीजों को पिघलाया जाता है। ठीक है। इन सारी चीजों को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद क्या करते हैं? उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इनको क्या करते हैं? कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, और फिर ग्राउंड मतलब पीस लेते हैं। तो क्या किया हमने? सारी चीजों को जो जो चाहिए थी बेसिकली, है ना, जैसे पॉलीमर, कलर, कुछ और इंग्रेडिएंट्स, इन सबको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद उसका पाउडर बनाया। और इस पाउडर को फिर क्या करते हैं हम लोग? दिस पाउडर इज स्प्रेड ऑन द पॉलिश्ड मेटल सरफेस। उसी पाउडर को हमने इस गन से क्या किया? पॉलिश सरफेस के ऊपर मार दिया जोर जोर से। इससे क्या हुआ? ये स्प्रे प्रॉपर्ली हो गया, हर जगह से क्या हुआ? स्प्रे। तो ये जो यहां पे हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन जो हो रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड in the oven over along over along with the coating. A chemical reaction occurs in the layer resulting in the formation of the long coarse linked polymeric chains.
दिस पाउडर कोटिंग इज हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव। तो पहला क्या किया था मैंने, पहले हमने लिया पॉलीमर लिया यहां पर, है ना, पॉलीमर रेजिन लिया, पिगमेंट लिया, ये सब कुछ लिया, उसको मेल्ट किया, उसको मिक्स किया, ठंडा किया, पाउडर बनाया, और गन से उसको हमने क्या किया, पॉलिश सरफेस के ऊपर उस गन से हमने पाउडर को अप्लाई किया, और फिर उसको कहां पे, उसको हमने डाल दिया गर्म करने के लिए। ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने गर्म किया। अब जब हम गर्म करते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अच्छी से एक लेयर आ जाती है, और ये हमारा जो सरफेस है ये काफी ड्यूरेबल, हार्ड और अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो इसको पहले तो हमने कलर इसके ऊपर सिर्फ पहले तो स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद हम इसको क्या करें, थोड़ा सा हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, इसको हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद इसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे ये सरफेस एकदम हार्ड बन जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है, और बहुत अट्रैक्टिव भी बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एनोडाइजिंग। अब एनोडाइजिंग बेसिकली क्या होता है, ये जनरली एल्यूमिनियम पे या कॉपर पे किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर उनकी ही ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं उसके ऊपर। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो इसके ऊपर और एक लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम चढ़ा देते हैं। अब ये एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाने से क्या होता है, ये जो हमारा सरफेस होता है मेटल का, वो डायरेक्टली एयर के या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता और रस्ट से बच जाता है। तो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म नेचुरली ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन इन द एयर। इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस दिस लेयर कैन बी मेड ऑफ द डिजायर्ड थिकनेस। अब देखो यहां पे बात समझो जरा, ये काम अपने आप हो रहा है। एनोडाइजिंग में क्या होता है, मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम है, उस एल्यूमिनियम के ऊपर ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर अपने आप आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कांटेक्ट करेगा और एक रिएक्शन करेगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर आ जाती है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर आ गई, तो फिर हम क्यों अब और फिर से क्यों इस पे लेयर लगानी है हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, क्योंकि ऐसा होता है कि जो नेचुरली लेयर बनती है वो बहुत ही पतली होती है। अब वो पतली लेयर में अगर थोड़ा सा स्क्रैच लग जाए तो वो लेयर निकल जाती है, और वहां से फिर वो मेटल खराब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमें जितनी थिकनेस की चाहिए उतनी थिकनेस की एक लेयर उसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर हमारे पास ये प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। सो एनोडाइजिंग में क्या होता है, हम अपनी डिजायर्ड थिकनेस, जितनी भी हमारी मर्जी की थिकनेस है, हम चाहते हैं कि 2 mm हो, 3 mm हो, तो 2-3 mm की भी लेयर उसके ऊपर लगाई जा सकती है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इन मेटल के ऊपर जनरली एल्यूमिनियम कॉपर के जो मेटल होते हैं उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और फिर वो खराब नहीं होते, करोजन उसके ऊपर नहीं आता। इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, अब आगे 2-3 चीजें हैं जिसको हम सिरामिक कहेंगे, पोर्सिलिन कहेंगे, ये वो चीजें हैं। सिरामिक के बर्तन आपने देखे होंगे, घरों के अंदर हमने बहुत सारे इस तरह के बर्तन देखे हैं। हमारे घर में जो रूफ्स हैं, पॉटरी वगैरह होते हैं, टेराकोटा के आर्टिकल्स होते हैं, वो सब इससे बनते हैं। कैसे बनते हैं, सिरामिक इज हीट रेसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि इसमें हीट जो है पास नहीं होगी, गर्म नहीं होगा। ये एक साइड से गर्म करोगे दूसरी साइड से गर्म नहीं होगा, तो हीट रेसिस्टेंट है। कैसे नीडिंग की जाती है इसकी, एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर एंड देन शेपिंग एंड द हार्डनिंग एंड बाय हीटिंग। तो पहला क्या किया, नीडिंग किया, ये जो आप देख रहे हो। उसके बाद क्या करते हैं इसमें, कैसे करते हैं, कुछ पानी डालते हैं इसमें और उसको फिर शेप देते हैं, और फिर इसको शेप करके इसको हार्ड बनाते हैं। हार्ड कैसे बनाते हैं, हीट देख के। फिर से क्या होता है, पॉट्स मेड बाय द पॉटर। तो जो पॉटरी करते हैं, पॉटरी का मतलब ये होता है, वो एक ऐसे सर्कुलर व्हील होता है जिसके ऊपर हम लोग अलग अलग टाइप के बर्तन बनाते हैं, है ना। जैसे कि मटका बनाते हैं कई बार, या सुराही बनाते हैं कई बार, या बहुत अलग अलग, या तो गमले बनाते हैं। ये सब मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी की हांडी बनाते हैं, वो सब कौन बनाता है, पॉटर बनाता है। तो ये सब चीजें फिर वो पॉटर बना के क्या करता है, मैंगलोर रूफिंग टाइल्स, कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स, पॉटरी, टेराकोटा आर्टिकल्स आर सम एग्जांपल ऑफ कॉमन सेरामिक आर्टिकल्स दैट वी यूज अराउंड और दैट वी सी अराउंड। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो सिरामिक का, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ फायदा है। क्या फायदा था कि सिरामिक हीट रेसिस्टेंट होता है। कैसे बनाया जा रहा है, पहले तो नीडिंग करेंगे, ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर, उसको फिर शेप देंगे, फिर उसको हार्ड करेंगे हीट करके, और फिर जो पॉटर रहता है फिर वो अलग अलग शेप उसको बना देता है। ये उसका बेसिक प्रोसेस है। यहां पे पोर्सिलीन है। पोर्सिलीन में क्या होता है, दिस इज हार्ड ट्रांसल्यूसेंट वाइट कलर्ड सिरामिक, है ना। इट्स अ टाइप ऑफ सिरामिक ओनली। ऐसा ये काफी हार्ड है, नॉर्मली उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन ये हार्ड वाला दिख रहा है। इट इज मेड बाय यूजिंग द वाइट क्ले कॉल्ड केओलिन
फ्रॉम फाउंड इन द चाइना। तो ये चाइना में पाई जाती है ये मिट्टी जिससे ये बना हुआ है। इसमें ग्लास, ग्रेनाइट एंड द मिनरल्स फील्ड्स पर इज मिक्स्ड विद द कायोलिन एंड नीडेड। फिर से इसको नीड किया जा रहा है जैसे हमने पहले किया था, तो पानी के साथ इन सबको मिला के ऐसे नीड किया जाता है। एंड रिजल्टिंग मिक्सचर इज शेप्ड, फिर जो कुछ आया उसको अच्छे से शेप किया और फिर उसको हमने गर्म टेम्परेचर, देखो कितना है, 1200 से लेके 1450 डिग्री सेल्सियस तक इसमें गर्म किया। अब जब इतना गर्म हम करते हैं, पहले क्या किया हमने, पहले इन सारी चीजों को लिया। किसको लिया? ये देखो सबसे पहली चीज हमने ये कायोलिन जो मिट्टी है जो चाइना में मिलती है वो लिया और उसको हमने मिक्स किसके साथ किया? ग्लास, ग्रेनाइट एंड द मिनरल्स फील्ड्स पर। इन तीन चीजों के साथ मिक्स किया, ग्लास है, ग्रेनाइट है और ये फील्ड्स पर। और फिर क्या किया, इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको शेप दिया, जैसे ये शेप या ये शेप, कोई भी शेप दिया, और फिर उसको 1200 से 1450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। जब हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या मिलता है? फायरिंग अगेन आफ्टर ग्लेजिंग ब्यूटीफुल आर्टिकल्स ऑफ पोर्सलिन आर ऑब्टेन। तो जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह के आर्टिकल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद बोन चाइना। बोन चाइना इज मेड बाय द एडिंग सम एश ऑफ एनिमल बोन्स। इसमें क्या है? एश ऑफ एनिमल्स बोन, तो एनिमल्स के बोन्स के एशेस हैं, ठीक है, इन द मिक्सचर ऑफ चाइना क्ले। तो चाइना क्ले लिया, उसमें जानवर के हड्डियों का कुछ ऐश लिया यानी राख लिया, फील्ड्स पर लिया और फाइन सिलिका while making porcelain and this ceramic is harder than the porcelain। तो पोर्सिलिन से भी ये क्या है? हार्ड है। ये हमने देखा था पोर्सिलिन, ये काफी हार्ड था सिरामिक से, और इससे भी हार्ड क्या है? बोन चाइना है, क्योंकि इसमें हमने क्या डाला? एश ऑफ एनिमल बोन, चाइना क्ले, फील्ड्स पर और फाइन सिलिका। और फिर इसको जब आप हीट करोगे, बनाओगे, तो ये उससे भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। किससे? पोर्सिलिन से। एडवांस सिरामिक्स, ये क्या है भाई? ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिना, फिर जर्कोनिया, सिलिका एंड सम अदर कंपाउंड्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्ले। तो यहां पे हम लोग मट्टी यूज नहीं, अब तक यहां पर सब क्या हो रहा था? मट्टी यूज की जा रही थी, अब हम यहां पर मट्टी यूज नहीं कर रहे, ठीक है। फॉर मेकिंग द एडवांस सिरामिक, दिस सिरामिक रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 1600 to 1800 डिग्री सेल्सियस एंड एन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर फॉर फायरिंग एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज सिंटरिंग। तो यहां पे अगर आपको एडवांस सिरामिक्स बनाना है तो उसमें हम मट्टी यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे? ऑक्साइड्स, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, जर्कोनिया यानी जर्कोनियम का ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये सब ऑक्साइड्स देख रहे हैं आप, है ना, जर्कोनिया, एल्यूमिना या सिलिका, ये सब ऑक्साइड्स हैं। किसके? ये एल्यूमिनियम का है, ये सिलिकॉन का है, जर्कोनियम का है, ठीक है। एंड सम अदर कंपाउंड्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड। और ये सब यूज करके हमने 1600 to 1800 तक इसको हीट करना है। यहां पे क्ले यूज नहीं करेंगे, जिससे एक एडवांस सिरामिक्स बनेगा। और एडवांस सिरामिक जो होगा वो काफी ज्यादा नॉर्मल सिरामिक से बहुत अच्छा एडवांस होगा। उसके प्रोडक्ट्स यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। और लास्ट है ये चीज कि सिरामिक्स कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट डिकम्पोजिशन। सिरामिक्स इज ब्रिटल, तो अगर आप उसको तोड़ना चाहोगे, तोड़ोगे तो टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। ये वाटर रेसिस्टेंट होता है, पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, अगर इलेक्ट्रिकल कहीं पर अगर वायर है तो उसमें करंट पास नहीं होगा इसके थ्रू। देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर कोटिंग द इंटीरियर ऑफ अ किल्न एंड द आउटर सरफेस शिप्स एंड ब्लेड्स ऑफ जेट इंजन। तो कहां कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? आउटर सरफेस ऑफ द शिप्स एंड ब्लेड्स ऑफ जेट इंजन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंट है और इसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है, तो ना तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और ना पानी अंदर आएगा, तो इसलिए हम इसको यूज करें सिरामिक्स को। अ सर्टेन टाइप्स ऑफ सिरामिक टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन द आउटर लेयर ऑफ स्पेस शटल। तो स्पेस में जो जाने वाला शटल है उस पर भी लगाया जा रहा है। एंड सम टाइप ऑफ सिरामिक्स आर यूज एज द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें रेसिस्टेंट नहीं होता, वो विदाउट रेसिस्टेंस बहुत करंट को पास करता है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ऐसा होता है, ये हमारा वायर है, इसमें ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, इलेक्ट्रॉन वॉल के साथ टकराएगा। लेकिन सुपर कंडक्टर में क्या होता है? ये रेसिस्टेंस सब नहीं रहेगा, ये जो सारा रेसिस्टेंस है ये नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्रीली मूव करता है, तो उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो ये हमारा सिरामिक्स के क्या थे? एडवांटेज थे। और ये था आज आपका लेक्चर जो यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। सो ये लेक्चर जो था पूरा थियोरेटिकल था, इसमें सारे के सारे नोट्स मैंने आपको यहाँ पे लाके दे दिए हैं। एग्जाम में कभी भी अगर यहाँ से कुछ पूछा जाता है, आपके पास नोट्स थे, आप पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, आप कभी भी इसको चेक कर सकते हैं। या इस लेक्चर को अगर आप पार्ट्स में देखना चाहते हैं, यानी कि एक एक पार्ट में, तो भी हमारे यथार्थ 1.0 में इसको पार्ट वाइज हमने रखा है, वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं।
तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर। कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे इसमें सारी चीज़ें थ्योरेटिकल थी और वो थ्योरी जो है वो लिखी हुई है, तो आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई है तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।